तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा असेसमेंट। इससे पहले हमने अपने 2 असेसमेंट्स खत्म कर दिए, दैट इज रेगुलर असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे सिलेबस में और इनकम टैक्स लॉ में देयर आर टोटल 3 असेसमेंट्स। एक रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट, दूसरा बेस्ट जजमेंट और तीसरा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। नाउ अगर आप देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो रेगुलर असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए और इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, उसके अंदर कुछ खास था नहीं। ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल, मतलब आधे पौने घंटे का काम था वो। लेकिन ये जो असेसमेंट है ये भयानक असेसमेंट है, जबरदस्त असेसमेंट है। इसमें कुछ जबरदस्त पैराडाइम चेंज आया है, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आया है लास्ट ईयर इन फाइनेंस एक्ट 2021 और फिर इस साल वापस गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए इन फाइनेंस एक्ट 2022। तो लास्ट टू लास्ट ईयर के पहले ये प्रोविजन जैसा हुआ करता था और आज जैसा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मामूली फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क, ग्रेट डिफरेंस, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये असेसमेंट क्यों करती है गवर्नमेंट, सबसे पहले वो जानते हैं। ये असेसमेंट गवर्नमेंट इसलिए करती है, नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि आपने पिछले सालों में इनकम क्या की है, एस्केप की है। आपने इनकम चुराई है, आपने टैक्स नहीं भरा है, आपने अपना एक्सपेंस ज्यादा दिखाया है, आपने अपनी इनकम कम दिखाई है, आपने अपना लॉस ज्यादा दिखाया है, सब फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। और गवर्नमेंट को अगर पता चलता है तो वो आपकी बैंड बजाएंगे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के अंदर। कितने साल तक बैंड बजा सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में ये चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस की बैंड बजा सकते हैं सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पेशेंस रखना, पूरा टॉपिक जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, एक अलग लेवल है इसका। इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स को इसके बारे में पता नहीं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तुम अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा मार्केट में। ऑफिस भी जाओगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा कि आपको इसके बारे में इनसाइड आउट पता होगा एग्जैक्टली ये प्रोविजन क्या है विद द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2022 अमेंडमेंट्स। तो बहुत सिंपल है ये चीज। क्यों आया ये बहुत सिंपल है कि भाई इसलिए आया क्योंकि आपने इनकम चुराया है पिछले ईयर्स में, यू हैव एस्केप्ड सम इनकम इन अर्लियर ईयर्स, इसलिए आया। और क्या, आप अगर पिछले ईयर्स में इनकम नहीं चुराते थे तो ये असेसमेंट शायद नहीं आता। ठीक है, ये असेसमेंट आने का रीजन ही है कि आपने इनकम चुराया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है इनकम चुरा के। नाउ लिसन केयरफुली, आराम से बेटा। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूं पहले, नहीं तो आप अप्रिशिएट नहीं करोगे आगे लॉजिकली एक एक प्रोविजन को। ठीक है, ये इसको हटाओ यहां से और अब मैं आपको बताता हूं टिल 31 मार्च 2021 क्या होता था। ठीक है, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 कैसे यहां पर भयंकर चेंज आया, मामूली चेंज नहीं, भयंकर चेंज, भयंकर। 31 मार्च 2021 तक क्या होता था, सुन लीजिए सभी लोग, क्या होता था पता है टिल 31 मार्च 2021? यहां पर 2 असेसमेंट थे, 2। एक था सेक्शन 147 जिसको हम बोलते थे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक है, जिसमें कुछ लोगों की 4 साल की इनकम खुलती थी, 4 साल का असेसमेंट, कुछ लोगों का 6 साल का असेसमेंट और कुछ लोगों का 16 साल का भी असेसमेंट खुल सकता था। ठीक है, ये था आपका 2021 तक का प्रोविजन। 2021 तक सिर्फ ये एक असेसमेंट नहीं था, एक और असेसमेंट भी था, सेक्शन 153A जिसको बोला जाता है सर्च एंड सीजर को डेडिकेटेड है। अगर आपके वहां पर सर्च या सीजर हुआ है, जो अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, अगर वो हुआ है तो आपका 153A का असेसमेंट होगा और वहां पर आपका 6 साल या 10 साल का असेसमेंट होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, 6 साल या 10 साल का असेसमेंट। तो ये वाला जो असेसमेंट था ये डेडिकेटेड था फॉर सर्च एंड सीजर। अगर सर्च एंड सीजर हुआ तो नक्की आपका 153A के अंदर असेसमेंट होगा 110%। और बाकी दूसरी चीजों में अगर गवर्नमेंट आपको इनकम चुराए हुए पकड़ लेती है तो आपका असेसमेंट सेक्शन 147 में होता था। ठीक है, ये गवर्नमेंट का स्टैंड था टिल 31 मार्च 2021।
अब गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से क्या किया पता है, ये दोनों असेसमेंट को निकाल कर इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज करके एक ही असेसमेंट बना दिया। इसलिए टिल 31 मार्च 2021 देयर वर 4 असेसमेंट्स, 4 असेसमेंट थे, लेकिन अब 1 अप्रैल 2021 से यहां पर कितने असेसमेंट थे पूरे इनकम टैक्स में, सिर्फ 3, 2 अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया और आज एक पढ़ेंगे। देयरफॉर अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट बोल रही है सब कुछ 147, नॉर्मल इनकम चुराया वो भी 147, सर्च एंड सीजन में इनकम चुराया वो भी 147, सब कुछ यहीं पे होगा। और यहां पर अब गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट क्या कर दिया है, यहां पर गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट कर दिया है 3 साल या 10 साल, या तो 3 साल तक असेसमेंट होगा या 10 साल की आपको नोटिस आ सकती है। ऐसा केस में भी अब कब 3 साल कब 10 साल वो बात करेंगे जब हम लोग सेक्शन देखेंगे, ठीक है। अभी मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा कि 3 साल कब एप्लीकेबल है और 10 साल कब एप्लीकेबल है, ठीक है। बट मैं बस आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना चेंज नहीं है। ये चेंज फाइनेंस एक्ट 2021 में आया कि भाई 1 अप्रैल 2021 से सर्च एंड सीजर असेसमेंट को हटाओ और उसको क्या करो, उसको एक इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में मर्ज कर दो और एक ही असेसमेंट होगा आप दोनों का। दोनों के लिए सेपरेट सेक्शन नहीं है, दोनों के लिए सेपरेट ऑर्डर नहीं है, दोनों के लिए सेपरेट नोटिस नहीं है, सब कुछ एक ही में हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन वालों स्पेशली, विद द चेंज विद द गवर्नमेंट हैज मेड ओवर ईयर, प्लीज बोलिए। प्लीज बेटा आंसर, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। क्लियर है विद द चेंज? तो अब मैं बात करता हूं, इस तरफ आ जाऊं, अपने इस भयानक असेसमेंट के बारे में, ठीक है। बहुत ही अतरंगी किस्म का असेसमेंट है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, ध्यान देना जरा इस पर। ये मच्छर परेशान कर रहा है, रहने दो। सेक्शन 147, इधर देख बेटा, बात नहीं कर, छोड़, बुक खोल दे फटाफट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, क्या बोलता है ये प्रोविजन, पहले मैं आपको बैकग्राउंड पढ़ा देता हूं एक बार। यहां पर अपनी बुक 2 में आ जाना, आ जाइए फटाक से, ठीक है। ऑल ऑफ यू चैप्टर नंबर 17, पहला पैराग्राफ, सेक्शन 147, असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ इनकम एस्केप। पढ़ रहा हूं मैं। द प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम एस्केपिंग असेसमेंट प्रोवाइड दैट इफ द AO has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment for any AY, he may assess or reassess or recompute the total income for such year under 147 by issuing a notice under 148. However, such reopening is subject to time limit prescribed in 149. तो बोलना ये चाह रहा हूं, बोर्ड पे देखो, सुनो, ये 2021 तक की बात बता रहा हूं, 2021, ये एक असेसमेंट था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इसको निकाल दिया, ये दूसरा असेसमेंट था। देखो, where a search is initiated under 132 or action is initiated under 132A, assessment is made in the case of the assessee or any other person in accordance with the special provisions of 153A, 153B, 153C, 153D that deal specifically with such cases. अब गवर्नमेंट ने ये भी निकाल दिया, ठीक है, इन दोनों को हटा दिया और एक सिंगल सेक्शन बना दिया। नीचे पढ़ते, क्यों किया ऐसे? With the advent of advancement of technology, the department is now collecting all relevant information related to the transaction of taxpayer from third parties under section what? 285BA. 285BA क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेप्टी से गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है आजकल सारी की सारी? अरे बोलिए, मिल रही है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिसीव फ्रॉम अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी मिल रही है, फेमा वाले से मिल रही है, कस्टम वालों से मिल रही है, ईडी से मिल रही है, सीबीआई से मिल रही है, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको, ठीक है। हमको इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, हमको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको ऑटोमेटिकली चीजें मिल जाती है। इसलिए हम ये सब पुराना प्रोसीजर निकाल रहे हैं। यहां पर बहुत मगजमारी थी, मगजमारी अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी बहुत दुख है। इसलिए हम एक कंप्लीटली न्यू प्रोसीजर ला रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम व्हाट? 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से हम एब्सोल्युटली नया प्रोविजन ला रहे पूरा का पूरा। और ये है आपका नया प्रोविजन, ये है आपका नया सेक्शन 147। अगर आपको कोई पूछेगा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कौन से सेक्शन में होता है, तो बोलना सेक्शन 147 में होता है, ठीक है। तो अब मैं एक बार ये सेक्शन पढ़ लेता हूं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज का पूरा लेक्चर इसी में जाने वाला है, डोंट वरी। एक बार पढ़ लेता हूं, एक कैजुअल रीडिंग मार रहा हूं मैं इसका, ठीक है। उसके बाद में उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। बुक खोल जल्दी से, सेक्शन 147, तो उसके बाजू में जाके बैठ, बुक नहीं लाया तो। सेक्शन 147 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूट हुआ है, with effect from 1 April 2021 to provide that
if any income chargeable to tax in the case of an assessee has escaped assessment for any AY, the AO may, subject to the provisions of 148 to 153, assess or reassess such income and also assess or reassess, recompute any other income chargeable to tax which has escaped assessment and which comes to his notice subsequently in the course of proceeding under this section, or recompute the loss or depreciation allowance or any other allowance as the case may be for such assessment year. I would like you all to read this 6 lines first. एक बार आप ये 6 लाइन पढ़ लो, फिर इस पे बात करते हैं. अब सुनो इधर क्या लिखा है, एकदम ऐसा ऊपर ऊपर से अगर मैं बोलूं तो क्या लिखा है. पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू. इसमें अगर लिखा है कि अगर एओ को पता चलता है कि आपने क्या किया है, इनकम एस्केप किया है, ठीक है. अगर एओ को पता चलता है कि आपने इनकम, इधर देख, छोड़ दे बुक में मत, अगर एओ को पता चलता है कि आपने इनकम एस्केप किया है, देन एओ को 148 सेक्शन से लेकर 153 के सेक्शन में जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा. देखो ब्रैकेट में लिखा है सब्जेक्ट टू व्हाट, 148 टू 153, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा. बराबर? अरे हाँ या ना? तो अगर एओ को पता चलता है आपने कोई इनकम चुराई है, आपने कोई इनकम एस्केप की है पहले, तो वो पहले 148 टू 153 पढ़ लेगा अच्छे से और उसके बाद आपकी इनकम को क्या करेगा, असेस करेगा. आपके इनकम को रिकंप्यूट करेगा, आपके लॉस को रिकंप्यूट करेगा, आपके डेप्रिसिएशन अलाउंस को चेंज करेगा, एज द केस में बी. तो सबसे पहले आज हम लोग इस पैराग्राफ में से क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं वो सुन लो. इधर देखो जरा कि भाई इनकम जो एस्केप होती है, इनकम जो एस्केप होती है वो किसकी गलती की वजह से हो सकती है. ठीक है, आंसर नहीं करना आप कुछ भी. किसकी गलती की वजह से इनकम एस्केप हो सकती है? देखो सबसे पहले तो इनकम एस्केप हो सकती है किसकी गलती की वजह से? असेसी के डिफॉल्ट की वजह से. बराबर? असेसी ने डेलिबरेटली इनकम चुराया भाई, तो उसकी गलती की वजह से इनकम एस्केप हो सकती है. मिसाल के तौर पर उसकी 3 हाउस प्रॉपर्टी है, उसने एक ही डिस्क्लोज किया इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, बाकी 2 डिस्क्लोज ही नहीं किया उसने, तो ये उसकी गलती है भाई, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था. ऐसे केस में बोला जाएगा दैट द असेसी हैज व्हाट, एस्केप द इनकम, और फिर उसका क्या होगा, 147 में उसका असेसमेंट होगा. अब 147 में अगर उसका असेसमेंट होगा तो क्या होगा उसके साथ ये होगा कि गवर्नमेंट उससे क्या लेगी, उससे टैक्स लेगी. टैक्स के साथ साथ गवर्नमेंट और क्या लेगी, गवर्नमेंट ऑब्वियसली उससे इंटरेस्ट भी लेगी क्योंकि लेट हो गया उसके पेमेंट को. और क्या लेगी गवर्नमेंट, उससे पेनाल्टी भी लेगी. ये सारी चीजें लेगी गवर्नमेंट उससे. ठीक है, तो अगर असेसी की गलती के वजह से, असेसी की बहुत सारी गलतियां हो सकती है भाई, उसने प्रॉपर्टी नहीं दिखाया, उसने कोई सेल्स नहीं दिखाया, उसने एक्सपेंडिचर ज्यादा क्लेम कर लिया, उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लिया, कुछ भी हो सकता है. देखो इनकम 2 कारण से एस्केप हो सकती है. या तो आप सेल्स कम दिखाते हो तो भी इनकम एस्केप होगी, या तो आप एक्सपेंस ज्यादा दिखाते हो, डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाते हो, लॉस ज्यादा दिखाते हो तो भी इनकम एस्केप होगी. अरे खर्चा ज्यादा दिखाने से भी तो इनकम एस्केप होगी कि नहीं होगी? खर्चा ज्यादा दिखाओ या इनकम कम दिखाओ, दोनों केस में आपकी इनकम एस्केप होगी. 147 का नोटिस आपको आ सकता है, आपके ऊपर टैक्स लग सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है, आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है 200% तक की. ये तो सबको समझ में आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है सर, असेसी की गलती की वजह से इनकम एस्केप हो सकती है. अब दूसरा सुनना, दूसरा किसकी गलती की वजह से इनकम एस्केप हो सकती है. ये दूसरा वाला पॉइंट बहुत गौर से सुनना. ये दूसरा वाला पॉइंट है सब्सिक्वेंट. सुन लो अच्छे से, ये समझ में नहीं आएगा ना तो तुमको, ये नई चीज है. सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ लॉ की वजह से. सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, सुनो जरा गौर से सुनना मेरी बात. ठीक है, सपोज प्रीवियस ईयर 16-17 में आपने कोई एक्सपेंडिचर, आप कौन हो, मिस्टर ए हो, ठीक है,
मिस्टर एओ, और प्रीवियस ईयर 16-17 में आपने कोई एक्सपेंडिचर पीजीबीपी में क्लेम किया था, ठीक है। एओ ने भी वो एक्सपेंडिचर आपको क्या किया, अलाउ कर दिया, मैटर क्लोज हो गया, ठीक है। कोई एक्सपेंडिचर था XYZ एक्सपेंस, ठीक है, वो जो भी एक्सपेंस था। अब क्या हो रहा है सुन लो, 2000, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा है 2022-23 में, 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने, ये मिस्टर ए है ना, मिस्टर बी के केस में, किसके केस में, मिस्टर बी, कोई और एसएससी है, उसके केस में बोला कि भाई ये खर्चा तो अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टर बी के एओ ने वो खर्चे को डिसअलाउ किया था। तो मिस्टर बी के एओ ने क्योंकि उस खर्चे को डिसअलाउ किया था, मिस्टर बी ने उसको चैलेंज किया। मिस्टर बी चैलेंज करते 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 कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब अगर मिस्टर बी चैलेंज करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये खर्चा क्या होएगा, डिसअलाउ होएगा, बराबर। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ऑनलाइन वालों प्लीज आंसर करो, आज बहुत क्रिटिकल लेक्चर है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर मिस्टर बी के एओ ने ऐसे सिमिलर एक्सपेंस को डिसअलाउ किया, मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया डिसअलाउ, तो मुझे बताओ क्या मिस्टर ए के एओ ने गलती कर दिया था? मेरा आप लोगों से सवाल है, तो क्या मिस्टर ए के एओ से गलती हो गई थी 2016-17 में उसको अलाउ करके? ऑनलाइन वालों आप हो कि नहीं यार, बताइए, क्या मिस्टर ए के एओ से गलती हुई थी? अजीजी, चिराग, धनश्री, हीरा, ओंकार, हाँ नहीं, गलती नहीं हुई उससे। क्यों? सब्जेक्टिव क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है बताओ मुझे? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट सही इंटरप्रिटेशन करेगा कि एओ करेगा? हाँ, किसके इंटरप्रिटेशन पे आप भरोसा करोगे बताइए? अरे बोलिए ना, किसके इंटरप्रिटेशन पे भरोसा करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये बच्चों का चैप्टर है ही नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं आपको ना, जितना दिमाग है उससे ज्यादा यूज करना है आज। यही तो है असली असेसमेंट, 143 थोड़ी है असेसमेंट, फालतू है वो, छोड़ो उसको। बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई? कानून बनाता है क्या? इंटरप्रेट करता है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि एओ ने 2016 में गलत इंटरप्रेट कर दिया? ये बोल सकता हूं कि नहीं, ये बता दो सिर्फ, ये 2016 में एओ ने क्या कर दिया? गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया, जो किया है ना। अरे जब आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है दूसरे के केस में ये खर्चा क्या होना चाहिए, डिसअलाउ होना चाहिए, तो ए को भी करना चाहिए था, ए ने क्यों नहीं किया? ठीक है, अब सुनो, बोलते इसको क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन लॉ, बराबर। लॉ में डेवलपमेंट कब आया? 2022-23 में। क्या डेवलपमेंट आया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी और के केस में कि ये खर्चा क्या होगा, जल्दी बोलो बेटा, डिसअलाउ होगा। तो ऐसे केस में एओ को पावर मिल जाता है। सुनो क्या क्या पावर मिलता है पता है? कि वो मिस्टर ए का असेसमेंट खोलेगा। किसका असेसमेंट? मिस्टर ए और मिस्टर ए जैसे जितने भी है देश में, मिस्टर ए जैसे जितने भी है देश में जिनको ये खर्चा क्या हुआ था, अलाउ हुआ था, उन सबका असेसमेंट 147 में खोल सकता है एओ, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बेसिस पर। अरे बेटा समझ आया ऑनलाइन वालों? बेटा मेरे को आंसर कर दो आज, मेहरबानी कर दो मेरे पे, आज कर दो बस, बाकी कल से नहीं करना चलेगा। आज बहुत क्रिटिकल लेक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो मिस्टर जो भी एओ है, ठीक है, वो इसके केस में क्या करेगा? असेसमेंट खोल सकता है। और सिर्फ इसका नहीं, ऐसे जितने भी एसएससी देश में जिनको ये खर्चा पहले एओ ने अलाउ कर दिया है, उन सबका असेसमेंट खोल सकता है। लेकिन उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि असेसमेंट खोलो, सुनो, खोल सकते हो, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, एओ के डिस्क्रिप्शन पे खोल सकते हो। लेकिन असेसमेंट खोलो, टैक्स लो, क्या लो? लाउडर बोलो यार, टैक्स लो। लेकिन इंटरेस्ट माफ कर दो। क्या माफ कर दो? इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कर देना, ठीक है। वो माफ करने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने, रिकमेंडेशन दिया है कि माफ करो। चेक करो यहां पर सबसे पहले इनकम एस्केप किसे बोला जाता है? आ जाओ सब लोग अपनी कलर बुक के अंदर फटाक से। चैप्टर नंबर 16। सबसे पहले यहां पर इनकम एस्केप किसकी गलती की वजह से हो सकता है? एसएससी की डिफॉल्ट की वजह से।
147 हो सकता है आपके ऊपर टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन लॉ अगर होता है, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन लॉ क्या होता है? कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, कोई लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गया। इधर देखो बेटा, 2022 में अमेंडमेंट आया कि ये खर्चा 2016 से डिसअलाउ होगा। आते कि नहीं ऐसे अमेंडमेंट? बोलिए। तो क्या ये 2016 में किसी को पता था ऐसा चीज? पता थी किसी को? 2022 में पता चला कि भाई ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या हो रहा है? डिसअलाउ हो रहा है। अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन लॉ है। तो इसके बेसिस पर भी डिपार्टमेंट क्या कर सकती है? आपका 147 खोल सकती है टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला इंटरेस्ट पेनल्टी से इनको क्या कर दो, माफी दे दो, क्योंकि इसमें एक्चुअली में एसएससी की भी गलती नहीं थी ना, तभी कानून क्लैरिफाई नहीं था, तभी कानून का स्टैंड नहीं था, उस समय पे कानून नहीं था, उस समय पे क्लैरिटी नहीं थी, उस समय पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं था। अगर होता तो एओ डिसअलाउ कर देता। ऑनलाइन वालों 100% क्लियर है यहां तक? After every step you have to give me confirmation today please. It's a very critical topic for exam also, practical life also, और बहुत मतलब out of the box topic है। क्लियर है? चलो अब सुनो, आराम से, घाई नहीं करना। ये आपका मेन सेक्शन है, ठीक है? ये आपका मेन सेक्शन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि अगर एओ को पता चलता है कि आपने कोई इनकम चुराई है, ठीक है, तो एओ आपका असेसमेंट करेगा पिछले सालों का, इनकम रिकंप्यूट करेगा, लॉस रिकंप्यूट करेगा, डेप्रीसिएशन रिकंप्यूट करेगा, वो सब करेगा वो। लेकिन उसको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, और वो डिसिप्लिन क्या है? 148 से लेकर 153 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। देयरफॉर अगर अपने को इस चैप्टर को समझना है तो अपने को 148 से 153 तक जितने सेक्शन है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके। सेक्शन 147 सिर्फ 147 पढ़ के खत्म नहीं होगा, उसके लिए 148, 149, 150, 151, 52, 53 ये सारे के सारे 6 के 6 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो ही समझ में आएगी चीजें, ठीक है? कहानी की तरह समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, जैसे टाइम लिमिट एक्सेट्रा है, वो कहानी की तरह नहीं समझ सकते हो। बाकी उसके अलावा बाकी सब कुछ कहानी की तरह समझा के मैं रटवा दूंगा, डोंट वरी, वो याद करवा दूंगा मैं, लेकिन पूरी स्टोरी की तरह समझना पड़ेगा। इसको हम लोग सिर्फ एक प्रोविजन की तरह समझ के नहीं छोड़ सकते, ठीक है? नाउ पे अटेंशन ऑन द बोर्ड प्लीज, ध्यान से सुनना सभी लोग। कौन सा साल चल रहा है अभी? प्रीवियस ईयर 22-23, बराबर। यहां पर एक एसएससी है, मिस्टर ए, ठीक है? अब से एओ को पता चलता है कुछ से, आज है 15 जुलाई 2022 एग्जाम्पल, ठीक है? आज एओ के पास कुछ क्या है? इंफॉर्मेशन है। सुन लो अच्छे से पहले पूरा प्रोसीजर लॉ का। एओ के पास कुछ इंफॉर्मेशन दैट इसने क्या किया है? इनकम एस्केप किया है इन से प्रीवियस ईयर 18-19, ठीक है? एओ को कब पता चला ये एस्केप हुई इनकम? 22-23, 15 जुलाई 2022 टू बी प्रिसाइज, ठीक है? अब उसके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा? व्हाट इज द प्रोसीजर दैट एओ हैज टू फॉलो, ठीक है? एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा एओ को। ऐसे ही नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है कि भाई मुझे पता चला कि भाई आपने इनकम चुराई है तो आपको एक नोटिस भेजा, बोला इधर आ जाओ, चलो आपका असेसमेंट करना है। ऐसे नहीं चलता है दुनिया, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कैसे चलेगा ये, बहुत ज्यादा ध्यान से। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1, एओ एसएससी को एक नोटिस भेजेगा 148 ए के अंदर। कौन से सेक्शन में? लाउडर बोलो यार, 148 ए के अंदर। इस नोटिस को क्या बोलते पता है? इंक्वायरी नोटिस। प्रोसीजर सुन लो पहले, पढ़ने के बाद तो समझ में आएगी चीजें। ये नोटिस के अंदर वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। क्या बोलेगा मालूम? कि भाई देखो आपने 2018-19 में इतनी इनकम चुराई थी, आपके एसएफटी में डिस्क्लोज हो गई है ये इनकम। आपने 2018-19 में 15 लाख रुपए का एफडी बनाया था। क्या बनाया था? लाउडर बोलो जरा।
15 लाख रुपए का एफडी बनाया था, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में तो इतनी इनकम दिख नहीं रही है, बताइए ये एफडी कहां से बनाया? ठीक है, तो स्टेप 1 एओ आपको क्या भेजेगा, जल्दी बोलो बेटा, एक नोटिस भेजेगा जो एक किस्म की क्या होगी, जल्दी बोलो बेटा, इंक्वायरी होगी, और वहां पर वो आपको क्या देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद आप रिप्लाई करोगे, ठीक है, और आपका जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्टरी बोलो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर सेटिस्फैक्टरी हो गया तो मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे फिर जाओ घर पे, अगर सेटिस्फैक्टरी तो लेक्चर खत्म। अपने को रिप्लाई तो सेटिस्फैक्टरी बनाना है कि नॉट सेटिस्फैक्टरी बनाना है आगे बढ़ने के लिए? बोलिए बेटा ऑनलाइन वालों। अबे अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया उसने तो मैटर क्लोज ना, फिर क्यों असेसमेंट होगा भाई? अरे यार आर यू क्लियर? रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, ढंग का रिप्लाई नहीं किया उसने। तो अब ढंग का रिप्लाई अगर नहीं करता है तो अब सुनो क्या होगा। स्टेप 3, अब ए उसको क्या देगा, अब ए उसको नोटिस देगा। सुनो, अंडर सेक्शन 148, कौन से सेक्शन में, लाउडर 148, और उसको बोलेगा आप आरओआई भरिए। कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर 18-19 का आप क्या करिए, जल्दी बोलिए बेटा, आरओआई भरिए, रिटर्न ऑफ इनकम भरिए। अब एसएससी क्या बोलेगा मालूम, मैंने तो पहले रिटर्न ऑफ इनकम भरा था 18-19 का। एओ क्या बोलेगा, वो 139 का रिटर्न होगा। कौन सा रिटर्न होगा वो, 139। ये 139 का नहीं है, ये 148 में रिटर्न भरिए आप वापस से, और रिटर्न भर के आप डिस्क्लोज करिए, जो जो छुपाया था सब डिस्क्लोज कर दो ईमानदारी से। कौन से ईयर में जो जो छुपाया था, 18-19 में जो जो छुपाया था सब डिस्क्लोज कर दो। आप रिटर्न भरोगे, रिटर्न डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उसके बाद में डिपार्टमेंट क्या चालू करेगा, अपना असेसमेंट चालू करेगा। ये प्रोसीजर है लॉ का। तो बोलिए स्टेप 1 ऑनलाइन वालों, पहले क्या करेगा, एओ के पास इंफॉर्मेशन है, अब क्या करेगा वो, इंक्वायरी नोटिस भेजेगा। इंक्वायरी नोटिस में यू कैन गिव 2 रिप्लाई, सेटिस्फैक्टरी, नॉन सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देते हो मैटर क्लोज, अगर नॉट सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देते हो तो फिर वो आपका एक नोटिस भेजेगा 148 बराबर। उस नोटिस के बाद आप क्या करोगे, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे एज पर सेक्शन 148। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? बोलिए प्लीज, श्योर? इसी तरीके से पूरा चैप्टर मेरे को टिप ऑफ द टंग पे चाहिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्लीज, ठीक है? मैंने कुछ भी अभी तक बोला नहीं है सेक्शन के बारे में, बहुत गहरा सेक्शन है, इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने बता दिया, इतना आसान नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अभी ये एक एक पॉइंट के अंदर बहुत गहराई है। 148A बहुत गहरा है, 148 बहुत गहरा है, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें मैं पापड़ बेलने पड़ेंगे अभी अपने को। चलो बेलेंगे पापड़, काम ही अपना सीए स्टूडेंट का पापड़ बेलना। आ जाओ सेक्शन 148, दैट इज योर फर्स्ट पेज 17.1। सब्र से काम करना, पेशेंस के साथ, जरा भी जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे। चला स्टार्ट बेटा ऑनलाइन वालों, चलो पढ़ते हैं। ये सब कब से आया, सब 2021 से आया। 2021 के पहले कहानी अलग ही थी, एकदम दुनिया से अलग, दुनिया से अलग थी। अभी मैं वो पढ़ाने जाऊंगा तो उसको 1-2 लेक्चर अलग लगेंगे, मतलब ही नहीं है वो है नहीं अपने सिलेबस में, तो मतलब ही नहीं है। मॉड्यूल से निकाल दिया इंस्टीट्यूट ने, नवंबर 22 से ही निकाल दिया था सेक्शन 148, और रेलेवेंट भी नहीं आज की तारीख में। has been substituted with effect from 1st April 2021. The new section provides as under. Step by step पढ़ना है। पहला पॉइंट, before invoking the provisions of 148, इधर देखो, what is 148? रिटर्न भरने की नोटिस, बराबर, रिटर्न भरने की नोटिस, बराबर ना? तो अभी पूरा सेंटेंस आराम से पढ़ना। Before invoking the provisions of 148, the AO is required to what? Underline, conduct what? Inquiry within the parameters of what? 148A. Is everyone clear with the first line? लाइन बाय लाइन कंफर्मेशन देना है मुझे। तो रिटर्न भरवाने के पहले, तुम किसी से रिटर्न भरवा रहे हो तो पहले एक बार उसको एक अपॉर्चुनिटी तो दे दो। अरे हाँ या ना, इंक्वायरी कर लो, उसके बाद में रिटर्न भरवाना। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है तो मत भरवाना, नहीं आता है तो भरवाओ। क्लियर है? अच्छा, मान लो इंक्वायरी हो गई। अभी इंक्वायरी वाला सेक्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सब एक साथ नहीं खोल रहा हूं। इंक्वायरी वाला सेक्शन अगले पेज पर है, देखो यहां पर दिख रहा है, अगले पेज पे लास्ट लाइन से चालू होता है। मान लो इंक्वायरी हो गई, अपने को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आना चाहिए? नॉट सेटिस्फैक्टरी, रिप्लाई ढंग से नहीं दिया एसएससी ने, बराबर। तो उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बिना पढ़े बोलो?
148 में एसएससी को रिटर्न भरने बोलूं ऑल ऑफ यू? Yes, sir. से पूछ रहा हूं, रिटर्न भरने बोलूं बेटा? Yes, sir. तो आगे पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आराम से घाई नहीं करना। आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी अंडर 148A, बट क्या? बिफोर मेकिंग द असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकंप्यूटेशन अंडर 147, द AO shall serve on the assessee a notice along with the copy of order passed under 148D requiring him to what? Underline, requiring him to what? जल्दी बोलो बेटा। अरे क्या करने के लिए नोटिस दूंगा मैं उसको? फर्निश करने के लिए। क्या फर्निश करने के लिए? रिटर्न ऑफ इनकम और रिटर्न ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल। अगर कोई घर का मर गया है तो उसके बिहाफ पे अगर तेरा असेसमेंट हो रहा है तो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। फटाक से ये 4 लाइन पढ़ो सब लोग वापस से, सब लोग ये 4 लाइन पढ़ो वापस से। पढ़ लिया? पढ़ लो आराम से, चलो कोई घाई नहीं अपने को आज। पढ़ लिया? यहां तक बेटा सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एओ आपको नोटिस भेज रहा है रिटर्न भरने के लिए। कितने दिन में रिटर्न भरोगे आप? So, जो नोटिस में specify- नोटिस में स्पेसिफाई करेगा एओ, लॉ में टाइम लिखा नहीं है। बराबर क्लियर है सबको? 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है। इज एवरीवन क्लियर? चलो ठीक है, अब सुनो, असली कहानी यहां से चालू होगी। ये एक मैंने सिर्फ एक फाउंडेशन रख दिया आपके सामने कि प्रोसीजर कैसे चलेगा, ठीक है? बोलो ना बेटा। लेकिन मेरे को इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो अभी सब लोग, ठीक है? सुनो मेरा कॉमन सेंस वाला सवाल। मैं एओ हूं, ठीक है? देश में करोड़ों असेसी है, बराबर? उसमें से लाखों असेसी टैक्स पे करते हैं। ऐसे में किसको भी तो नोटिस नहीं भेज सकता हूं ना 148 की। मेरे पास कुछ तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। अरे हाँ या ना ऑनलाइन वालों? मेरे पास कुछ तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए भाई नोटिस भेजने के पहले। ऐसे चलते फिरते सबको नोटिस भेजते रहो? नहीं नहीं नहीं। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है चेक करते। बहुत क्रिटिकल लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। हाउएवर नो नोटिस अंडर 148। 148 कौन सी नोटिस है? रिटर्न भरवाने वाली, बराबर? बोलो ना, रिटर्न भरवाने वाली। हाउएवर नो नोटिस अंडर 148 शैल बी इशूड, अंडरलाइन, ये जितना बोल रहा हूं पूरा अंडरलाइन, अनलेस देयर इज एन इंफॉर्मेशन विद द एओ व्हिच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज व्हाट? एस्केप्ड असेसमेंट। ये पूरा अंडरलाइन कर लो जितना मैंने पढ़ा, अनलेस से लेकर एस्केप्ड असेसमेंट। इन केस ऑफ द असेसी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मोरओवर प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू इशू नोटिस इज रिक्वायर्ड। अब सुनो, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये अंडरलाइन कर लिया, अनलेस से लेकर एस्केप्ड असेसमेंट तक। ऑल ऑफ यू Yes, sir. पक्का कर लिया ना? हाँ सुन लो अभी, देखो पूरा दिमाग के अंदर ना प्रोसीजर एक कहानी की तरह समझो। मैं एओ हूं, बोलो ना। मुझे लग रहा है कि इसने कुछ इनकम चुराया है, तो मैं पहले उसकी इंक्वायरी कर रहा हूं। इंक्वायरी में अगर ढंग से आंसर नहीं दिया तो मैं नोटिस भेज रहा हूं। लेकिन पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? नोटिस तब तक नहीं भेजेगा जब तक तेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि असेसी ने क्या किया, इनकम को, बोलो ना बेटा, एस्केप किया। एक फ्रेज है, ये फ्रेज को दिमाग में बिठा लो, रट्टा मार लो। ये क्या लिखा है वो फ्रेज, रट्टा मार लो। अनलेस देयर इज एन इंफॉर्मेशन विद द एओ व्हिच सजेस्ट दैट, बोलो ना, इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मान लो, सुनो ना बेटा, ये एक पेपर है मेरे पास, ठीक है? ये एक पेपर है मेरे पास, ठीक है? ये पेपर एक, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? ये पेपर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, दैट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर मी। और वो इंफॉर्मेशन मुझे सजेस्ट कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है? कि ये नालायक असेसी ने क्या किया है? अरे बोलो ना बेटा, इनकम चुराया है, इसने इनकम चुराया नालायक असेसी ने। तो सवाल ये उठेगा, इधर देखो मेरी तरफ बेटा प्लीज, देखो पूरा प्रोसीजर बेटा दिमाग में अच्छे से बिठा लो यार। अगर ये असेसमेंट करना है तो इंक्वायरी करना है, बोलो ना यार। इंक्वायरी करने के बाद नोटिस भी भेजना है। ये सब करने के लिए तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। इसे बैठे बैठे किसको भी रैंडमली थोड़ी भेजोगे फिशिंग एक्सपीडिशन, नहीं कर सकते हो। तो ये पूरे फ्रेज एक बार रिपीट करोगे सब लोग मेरे साथ, क्या है ये फ्रेज?
नहीं 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 नहीं, अनलेस से चाहिए मुझे, बिना देखे। अनलेस व्हाट, देयर इज, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इसलिए बोल रहा हूं मैं, देयर इज व्हाट। बेटा प्लीज ऑनलाइन वालों यार ऐसे मत बैठो यार। देयर इज एन इंफॉर्मेशन विथ होम, विद द एओ, जो उसको क्या सजेस्ट करता है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। और ये नोटिस भेजने के पहले देखो लास्ट लाइन में लिखा है आपको हायर अथॉरिटी से कुछ अप्रूवल भी लेना है, बराबर, वो छोड़ दो, छोटी चीज है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है, इधर देखो सब लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज बेटा, कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज वर्ड। अब वर्ड का मतलब नहीं समझ रहे हम लोग, शब्द का मतलब नहीं समझ रहे, पूरे वाक्य का मतलब समझ रहे, पूरे सेंटेंस का मतलब समझ रहे। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज, इधर देखो कौन से फ्रेज का मतलब समझना है, इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज व्हाट एस्केप्ड असेसमेंट। इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या होता है भाई, तो इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने, ये कब आया ये सेक्शन, 2021 में आया, बराबर, मतलब कौन से फाइनेंस एक्ट में आया ये सेक्शन, 2000, अरे 22 कहां से हुआ, पागल हो गया, कौन से फाइनेंस एक्ट में आया बे, अरे ये सेक्शन, अरे यार क्या तुम इतना भी नहीं याद रख सकते हो, कौन से फाइनेंस एक्ट 2021 में आया, बराबर। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में जब ये सेक्शन आया, सुन लो, तो लोग सवाल पूछेंगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रेज, इनकम इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज व्हाट एस्केप्ड असेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला डोंट वरी, हम लोग एक्सप्लेनेशन डालेंगे, देखो नीचे एक्सप्लेनेशन डाला है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या, ये पढ़ो ना, जो कटा हुआ पढ़ो एक बार, क्या लिखा है वो, फॉर दिस पर्पस, क्या लिखा है आगे पढ़ो, इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट मींस कुछ भी मत पढ़ो आगे, मींस पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, दैट्स इट, दिख रहा है बेटा, अरे बोलो ना, आगे मत पढ़ो, ऑनलाइन वालों दिख रहा है। अब कब आया ये एक्सप्लेनेशन, 21 में आया, पिछले साल आया, बराबर। कितने पॉइंट डाले गवर्नमेंट ने इसमें, 2। आप फाइनेंस एक्ट 22 में एक साल भी नहीं रहता इनसे, क्या बनाते, कुछ सोचते वोचते है कि नहीं बनाने के पहले, एक साल भी इनसे रहा नहीं गया, पिछले साल ही इतना बड़ा चेंज किया और नया सेक्शन लाया, तो सोच के लाते ना लॉन्ग टर्म, कुछ 4-5 साल तो उसको अमेंड करने की जरूरत नहीं होती। एक ही साल में इन्होंने ये जो 2 पॉइंट थे ना, इधर देखो मेरी तरफ, ये दोनों पॉइंट को निकाला नहीं, सुन ले बेटा, इधर देख, इधर देख, ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव लेक्चर है ये एक ही साल में ये दोनों पॉइंट को गवर्नमेंट ने चेंज किया, निकाला नहीं, क्या किया, लाउडर, चेंज किया, थोड़ा सा बदलाव किया इसमें, और 3 और पॉइंट डाल दिए और एक नया एक्सप्लेनेशन डाला। चेक करो, तुमको समझ में आया ये क्या चेंज है, अंदर बाद में पढ़ रहा हूं मैं, ऑनलाइन वालों यस सर, ये किस चीज का मतलब है, जो कल तक 2 पॉइंट थे अब 5 हो गए, किस चीज का मतलब है, इंफॉर्मेशन दैट सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बराबर, इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, इसका मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग। पिछले साल तक इसमें 2 पॉइंट थे, अब गवर्नमेंट ने इसमें 5 पॉइंट डाल दिए, तो शैल वी रीड, मतलब इधर देखो मेरी तरफ, समझो एप्लीकेशन, मतलब ये 5 में से अगर एक पॉइंट एओ को दिख जाता है तो क्या एओ खुशियां मना के चिल्ला चिल्ला के ये बोल सकता है दैट आई हैव एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड असेसमेंट। अरे 5 में से कोई एक पॉइंट अगर उसको दिख जाता है तो क्या एओ चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता है फिर डिपार्टमेंट में कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बोलिए, बोल सकता है ना। तो ये 5 पॉइंट देखना बहुत जरूरी है अपने को, पढ़े, उसमें से पहले 2 पॉइंट में कुछ टेक्निकल चेंज किया है, सब्सटैंशियल चेंज नहीं है, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट नई न्यूली इंसर्टेड है, पहले थे ही नहीं वो। तो चलो देखते हैं, explanation 1 to section 148 has been amended with effect from 1st April 2022 to provide that for the purpose of said section and 148A the information with the AO which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment means point number 1, pehla, any information in the case of the assessee for the relevant AY in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time। इसके ब्रैकेट में लिख लो एग्जांपल एसएफटी, क्या लिखोगे, एसएफटी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एससीबीडीटी की वो एसएफटी एक, उसके दायरे में आता है वो।
तो पॉइंट नंबर 1 का मतलब यह है कि अगर उनको एसएफटी जैसे ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है तो एओ दावे के साथ बोल सकता है, इधर देखो दैट मेरे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट व्हाट योर इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स हैज व्हाट एस्केप्ड असेसमेंट। इज एवरीवन क्लियर? बोलिए। पॉइंट नंबर बी, एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट the assessment in the case of the assessee for the relevant DY has not been made in accordance with the provision of the act। तो पॉइंट नंबर बी में सीबीडीटी को कहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एओ को कहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बताइए। अरे बोलो ना बेटा, इतना कौन सी बड़ी चीज है, कहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है एओ को? ऑडिट ऑब्जेक्शन से। ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ सीए ने क्लासिफाई करके रखा है, भाई ये खर्चा है, ये इनकम है, ये चीज है, या तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट का ही बोला नहीं है, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है, ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, रिपोर्ट होना जरूरी नहीं है। कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन से अगर उनको पता चलता है, देखो इसमें अभी अमेंडमेंट क्या किया मालूम है लोगों ने, मैं ये भी बता देता हूं, चलो क्या अमेंडमेंट है। देखो ऊपर और नीचे में क्या फर्क दिख रहा है आपको बताओ। पॉइंट नंबर ए में क्या फर्क दिख रहा है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क दिख रहा है, वहां पर फ्लैग वर्ड है बस, दिख रहा है क्या? पॉइंट नंबर ए में वो फ्लैग वर्ड को अब निकाल दिया उन्होंने, फ्लैग्ड। दूसरे में देखो क्या अमेंडमेंट है, वहां पर सिर्फ सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट काम करता था, अभी कोई भी ऑडिट चलेगा, चेक करो, दिख रहा है? पहले सिर्फ सीएजी का मेंशन था, नॉर्मल ऑडिटर नहीं कवर था उसमें, अब सीएजी हर किसी का तो ऑडिट करता नहीं है। अबे भाई नॉर्मल एसएससी का ऑडिट क्या सीएजी करता है क्या? कुछ गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा, कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है, उनका करता है सीएजी ऑडिट। तो पहले सिर्फ सीएजी ऑडिट कवर था, अभी एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन, उसमें कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन आ सकता है। ऑनलाइन वालों आर यू क्लियर यार? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट सब अभी अभी ऐड हुआ है, सब अभी अभी ऐड हुआ है, मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 में। और पहले 2 पॉइंट पहले भी थे लेकिन उसको अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पॉइंट नंबर सी क्या है? पॉइंट नंबर सी चलो बोलो जल्दी से सब लोग। एओ को इंफॉर्मेशन मिला है, कहां से इंफॉर्मेशन मिला है? ये कौन सा अग्रीमेंट है, बहुत बार आ चुका है, टीटी डबल है। फॉरेन अथॉरिटीज से कोई इंफॉर्मेशन मिला है भाई, इसका फॉरेन में वेल्थ है एक्सेट्रा, मिल सकता है? अरे मिल सकता है भाई, वो भी एक इंफॉर्मेशन है विच कैन सजेस्ट द एओ दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। आज घर पे जाओ या नीचे जाओ दुकान में, कोई एक टैटू वाले के पास जाओ, किसके पास? टैटू, और इधर छपवा लो इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, छपाओ जाके, आज नहीं याद रहता है तो, और देखते बैठो दिन भर अपने हाथ को। इतना इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस पूरे चैप्टर के अंदर। बाद में पूछूंगा ये सारे पॉइंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच कैन बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो ये पांचों सर्कमस्टेंस आपको लिखना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द एओ अंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर 135A। सर इसमें क्या नोटिफाइड है, ब्रैकेट में लिख लो, इसमें नोटिफाइड है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133। ये देखो यहां पर 135A में क्या क्या नोटिफाइड है, इधर देखो, इधर इधर देखो, पेशेंस रखो, घाई नहीं करना है चैप्टर के अंदर, जरा भी घाई नहीं करना है। कोई चीज आती है बीच में तो उसको देखना पड़ेगा पहले। ये दिख रहा है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, दिख रहा है? ये पढ़ा था ना पहले, सीबीडीटी इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है आपसे। अरे बोलो ना रे, ये देखो ये सब कुछ 135A के अंदर अभी फेसलेस हो जाएगा, तो उसके थ्रू सीबीडीटी को इंफॉर्मेशन मिला है कुछ, ठीक है? अरे बोलो ना। ये देखो 135A में क्या क्या आता है, ये देखो बोर्ड पे देखो, मैंने आपको बोला भी था ये सब कुछ फेसलेस होने वाला है, बराबर? तो ये फेसलेस स्कीम के थ्रू आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाएंगे वो लोग, या मंगवा सकते हैं, जैसे पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, पावर टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन। फिर बाद में वो लोग 134 के अंदर आपकी कंपनी लॉ वाले को बोलेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको देखना है। अरे भाई याद आ रहा है कुछ? तो ये सब जगह से भी तो एओ को इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? उसका होमवर्क है ये सब कुछ, ये सब होमवर्क करके रखा है उसने। तो ये चीज देखना, ये सारी चीजें अगर वो करता है
तो समझ लेना वो क्यों कर रहा है, टाइम पास के लिए नहीं कर रहा है। ये सारी चीज से वो क्या कर रहा है, सबूत इकट्ठा कर रहा है। और एक बार सबूत इकट्ठा हो जाएगा तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल सकता है क्या, दैट आई हैव एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट योर इनकम इज एस्केपिंग असेसमेंट, बोल सकता है कि नहीं। बस मैं उसको शॉर्ट में बोल रहा हूं यार, मतलब वही है, अभी घड़ी घड़ी में इतना लंबा लाइन नहीं बोल सकता, ठीक है। अरे भाई ऑनलाइन वालों, आर यू क्लियर? आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या है वहां पर, एनी इंफॉर्मेशन, रट्टा मारना ये पांचों पॉइंट मेहरबानी करके, एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर्स एक्शन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और कोर्ट। ये जो मैंने आपको आज सुबह बताया, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो बेटा, इतना तो सबको आंसर आना चाहिए। क्या हुआ इसका मतलब, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, कोई कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, कोई ट्राइब्यूनल का जजमेंट आ गया, एओ के पास क्या वो जजमेंट इंफॉर्मेशन है उसका। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या देश के लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो वो उसका इफेक्ट दे सकता है। मिस्टर ए के केस में आया लेकिन मिस्टर बी की बैंड बजा सकता है, मिस्टर ए के केस में आया लेकिन मिस्टर बी सी डी ई एफ जी जेड तक सबकी बैंड बजा सकता है। अरे इज एवरीवन क्लियर? मेरा बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही सवाल था, यही सवाल है, ठीक है, कि भाई तुमको क्या सोच समझ के सेक्शन लाने नहीं होता है क्या? हाँ, जब पहले साल आया तो तब क्यों नहीं डाले सब कुछ, तभी होमवर्क क्यों नहीं किया आपने? एक ही साल में इतनी सारी चीजें बदल दी, उसमें इतना चेंजेस करोगे, अनसर्टेनिटी रहेगी लोगों में यार, कौन सी चीज कब से एप्लीकेबल है, कौन सी चीज कब से नॉट एप्लीकेबल है, मगजमारी 50 एक तो वैसे ही परेशान है लोग इससे, और दिमाग खराब करते रहता है गवर्नमेंट, और बोलता है दूसरी तरफ से हम लॉ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर दिया इतना। ये 5 सर्कमस्टेंसेस को आप क्या बोल सकते हो? तो अभी प्रैक्टिकली घुसो और सोचो, अंदर घुस जाओ, प्रैक्टिकली अंदर घुसो। ए हो आप, पहले कहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको? ए देखे बगैर बोल बे, अंदर घुसो, प्रैक्टिकली ए हो बन जाओ। कहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा ना तब तक नोटिस वोटिस भेजने का पावर ही नहीं है आपके पास। कहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है? एसएफटी से, दूसरा ऑडिट से, तीसरा डीटीडब्ल्यूए से, फॉरेन अथॉरिटीज, चौथा एओ के होमवर्क से। एओ ने क्या होमवर्क किया? अलग अलग नोटिस भेजा आपको, 133, 133B, 133C। अरे हाँ या ना? पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनीज, हाँ या ना बेटा? हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं। और पांचवा क्या इंफॉर्मेशन? एक जनरल इंफॉर्मेशन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल का जजमेंट है, और वो जजमेंट के बेसिस पर लगता है कि भाई तुम्हारे एसएससी ने भी ऐसा गलती किया था तो डिसअलाउ करो उसका। इज एवरीवन क्लियर? तो अब हम लोग अपने स्टेप्स को रीडिफाइन करते हैं, जो अपन ने स्टेप्स लिखा है ना अपन रीडिफाइन करते हैं। ओरली में लिखने नहीं वाला हूं, मैं ओरली पूछ रहा हूं। मुझे बताओ 147 अगर एओ को करना है तो पहले इंक्वायरी करना पड़ेगा, बोलिए। इंक्वायरी करने के बाद वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा बराबर। उसके बाद वहां से नॉट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में वो क्या करेगा? आपको 148 की नोटिस। लेकिन ये सब करने के पहले क्या उसके पास जो अभी पड़ा वो होना चाहिए? बोलिए ना बेटा, ये 5 में से कोई एक प्रूफ होना चाहिए उसके पास, नहीं तो वो नहीं कर सकता है। क्लियर है सबको यहां तक? बेटा यहां तक सबको क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 2, बहुत भयानक है। इसमें एक माइनर चेंज किया है गवर्नमेंट ने, कोई बहुत बड़ा महान चेंज नहीं है, माइनर चेंज है, तो इतना ज्यादा कोई अपने को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इधर देखो, इधर 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 मेरी तरफ। मैं पहले बोल दूंगा, तुम पढ़ के मेरे को बता सकते हो इंटरप्रिटेशन। बताओ, चलो जैसे आप बोलोगे वैसे। सिर्फ पहली 3 लाइन ही पढ़ना है, पूरा नीचे का नहीं पढ़ना है, सब मैं पढ़ूंगा उसको। तो ऊपर देखो ना, पहले बोलो तो सही, मैं पढ़ लूं कि आप पढ़ोगे? पढ़ेंगे एक बार? चलो ये 3 लाइन पढ़ो, क्या बोलता है। ये जो कटा है वो छोड़ दो, उसको इग्नोर करो सीधा, उसका मतलब मैं समझाता हूं। बराबर। क्या बोलता है ये लाइन कि ये जो नीचे 4 सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं ना, सुनो,
4 सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें सर्च एंड सीजर है और सर्वे है। क्या है? सर्च एंड सीजर और, बेटा बोल दो जरा जोर से, सर्च एंड सीजर और, बस ये 2 ही चीज है। ये 4 अगर ये मतलब अगर आपके केस में सर्च हो गया है, सर्च मतलब पिछला टॉपिक, या सर्वे हो गया है मतलब उसके पिछला वाला टॉपिक, तो फिर एओ के लिए ये माना जाएगा कि उसके पास डीम्ड टू बी हैविंग द इंफॉर्मेशन, मतलब फिर उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल नहीं है, वो डायरेक्ट नोटिस भेज सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इज एवरीवन क्लियर? ऑनलाइन वालों पक्का सबको कंफर्म क्लियर है ये चीज? श्योर ना? तो मैं पढ़ता हूं फिर एक बार और फिर बताता हूं उसमें एक जो छोटा अमेंडमेंट आया वो भी क्या आया है। मतलब देखो ना, पिछले साल आया सेक्शन, इस साल उसमें से कुछ शब्द काट दिए। ये कोई तरीका है? ये कोई लॉ है? एज ए स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे दिक्कत हो रही है। एज ए प्रोफेसर मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज ए सिटीजन बहुत दिक्कत होगी। एक ही साल में आप पिछला बजट से लेकर अगले बजट में फाइनेंशियल ईयर भी खत्म नहीं हुआ, उसके बीच में आपने क्या किया? प्रोविजन बदल दिए। चलो पढ़ लेता हूं मैं। इन द केसेस गिवन बिलो अंडरलाइन इट शैल बी डीम्ड, ये डीम किया जाएगा दैट द एओ हैज इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट वेयर दिस सर्च इज इनिशिएटेड और एक्विजिशन इज मेड और एनी मटेरियल इज सीज्ड और एक्विजिशन और सर्वे इज कंडक्टेड if the search is initiated under 132 और action is initiated under 132A। 132A क्या है? वो requisition है। requisition क्या होता है? इधर देखो बेटा, याद है वो मेरे को सर्च करना है लेकिन मैं कुछ करके मतलब नहीं है क्योंकि वो सब बुलियन सब वो कस्टम वाले लेकर गए, याद आ रहा है? तो फिर आप requisition करते हो। अरे यस और नो यार, अगर आपका सर्च और या आपका requisition 1 अप्रैल 2021 के बाद होता है, कभी होता है? डेट बराबर देखना, किसके बाद होता है? 1 अप्रैल 2021 के बाद होता है। तो फिर एओ को ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये सब प्रूफ लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? आपको 148 की नोटिस भेज सकता है। अरे इज एवरीवन क्लियर यार? मतलब ये समझ जाओ। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर इधर इधर। अगर ऑफिस में सर्च हो गई, क्या हो गई? सर्च हो गई, तो 100% कैन आई से 147 का असेसमेंट होने वाला है। अरे बोलो यार, 100% होगा, ठीक है। और 1/4/2021 का कट ऑफ क्यों है? क्योंकि सेक्शन 1/4/2021 से आया। और मैंने शुरुआत में आपको बोला 1/4/2021 के पहले सर्च एंड सीजर के लिए क्या होता था? एनी आइडिया? उनके लिए एक बोर्ड पे देखो, अगर आपको याद नहीं है तो क्या होता था सर्च एंड सीजर के लिए? बोर्ड पे देखो, अरे जल्दी बोलो, सेपरेट असेसमेंट का बराबर। और अब यहां पर ही मर्ज हो जाएगा। बढ़ू आगे। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस में मैंडेटरी आपका असेसमेंट होने वाला है। अभी बैंड बजने वाली है तुम्हारी, ठीक है? पढ़ रहा हूं मैं। सेकंड क्या है? सेकंड में भी कितना बारीक अमेंडमेंट किया है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना बारीक अमेंडमेंट किया है। अब पढ़ू क्या ऑनलाइन वालों? सेकंड, इफ द सर्वे इज कंडक्टेड अंडर 133A, मतलब अगर आपका, ब्रैकेट मत पढ़ो, ब्रैकेट पढ़ रहा हूं मैं। इधर देखो, इधर इधर 1/4/2020, इधर देख भाई चंदन, इधर देख, क्या देख रहा है बोर्ड पे इतना? 1/4/2021 के बाद अगर आपका सर्वे हुआ है तो आपकी अभी बैंड बजने वाली है। एओ को ये सब करने की जरूरत नहीं है। डीम्ड टू बी एस्केप्ड है वो, डीम्ड टू बी एस्केप्ड, डीम्ड टू बी हैविंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव एस्केप्ड इनकम। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे मुंह खोलो। नॉट बीइंग सर्वे अंडर 133(2)A और 133(5), ये दो सर्वे को गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन के बाहर रखा था। अब अमेंडमेंट क्या आया है? उसमें से एक को गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2022 में काट दिया है। कितना बारीक अमेंडमेंट है, पहले अपने को जानना पड़ेगा ये 133(2)A और 133(5) क्या है। तो ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख लो अगर चाहिए तो लिख लो, मैंने आपको पढ़ाया पहले। 133(2)A क्या है, यहां पर ही लिख लो, नीचे चलेगा। 2A क्या है? 2A है सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। और 133(5) क्या है? सर्वे इन केस ऑफ सेरेमनीज। टू ए क्या है? सर्वे इन केस ऑफ टीडीएस टीसीएस 2A। और 5 क्या है? सेरेमनी में जो सर्वे होता है, इवेंट्स में, शादी में, फंक्शन में, बराबर।
अभी अमेंडमेंट कितना बारीक है देखो, सवाल पूछू कुछ? आज का पोजीशन बताओ, आज का टुडे स्टैंड 2022-23, हम लोग 23 में एग्जाम देना है हमको। मुझे बताओ अगर टीडीएस टीसीएस के लिए सर्वे होता है, तो क्या ये डीम माना जाएगा कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट? पढ़ के बोला, कुछ भी हाँ ना नहीं बोलना, मैं पहले बोल रहा हूं ऑनलाइन वालों, नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको बाहर कर दिया है, नॉट बीइंग सर्वे अंडर 133(2)(a) बराबर। अच्छा अगर सेरेमनी में होता है तो सर्वे, क्या ये डीम माना जाएगा कि आपका अब असेसमेंट होने वाला है? बोलिए। देखो ये पिछले साल तक बाहर निकाला था, अब उसको काट दिया मतलब वो अंदर आ गया ना। अरे भाई पिछले साल तक 133(5) को भी बाहर था, अब उसको गवर्नमेंट ने वहां से निकाल दिया, एक्सक्लूजन से निकाल दिया मतलब इंक्लूड हो गया ना। अरे बेटा ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। तो क्या सोच के नहीं बनाती हो क्या तुम सेक्शन? खाना खाना खाते खाते बना रहे हो, लिख रहे हो क्या प्रोविजन? तो पिछले साल ही बाहर रखते उसको, या पिछले साल ही एक ही स्टैंड लो ना यार, हर एक साल में कैसे चेंज करता है आपका स्टैंड? इतनी घटिया ड्राफ्टिंग है इनकी, इतनी घटिया ड्राफ्टिंग। चलो ठीक है, इधर देखो, इधर छोड़ो। अब पॉइंट नंबर 3 और 4 भी वही है, सर्च वाले केसेस। ये देख लो, आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिला है या आपको कुछ चेक करो, आपको क्या मिला है वहां पर, कुछ आपको एसएससी का कुछ बुलियन ज्वेलरी आर्टिकल मिला है, चेक करो। अगर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद मिला है तो आपका क्या होगा, 147 का असेसमेंट नक्की होने वाला है। एओ को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है दैट इनकम इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहां पर आ रहा हूं मैं, जो ये एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर जो गवर्नमेंट ने लाइन काटी है, दिख रही है? दिख रही है ना? इधर देखो रे बाबा, यहां पर भी एक अमेंडमेंट आ गया है। अमेंडमेंट आपको समझ में आना चाहिए इसलिए बता रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो भी चलेगा। आप डायरेक्टली जो नया प्रोविजन है वो सुनो, जाने दो क्या अमेंडमेंट हुआ, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है हर एक अमेंडमेंट एक बार बोलना। क्या लिखा है बोर्ड पे देखो, ये 4 केसेस में ना, ये 4 केसेस में कहना इसे ऑटोमेटिकली एओ बोल सकता है मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बोलो ना भाई। और पिछले साल ये भी बोलता था साथ में कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ऑटोमेटिकली बोलता था, और ये भी बोलता था मेरे पास 3 साल का इंफॉर्मेशन है। मतलब अब मैं, अगर ये 4 केस में आप फंस गए तो आपका मिनिमम 3 साल का असेसमेंट तो होकर रहेगा। देखो ये प्रोविजन था, अब गवर्नमेंट ने वो 3 साल वाला पॉइंट निकाल दिया है। और अब इसका मतलब क्या है भाई, जिस साल में इनकम आपको चुराई हुई मिलेगी वो साल का असेसमेंट करोगे, जिस साल की नहीं मिलेगी उस साल का नहीं करोगे। बाई डिफॉल्ट 3 साल का आपको राइट नहीं मिलता है। चेक करो बोर्ड पे, दिख रहा है ऑनलाइन वालों? तो पिछले साल जब ये कानून बनाया गवर्नमेंट ने, तब क्या बोला, ये 4 सर्कमस्टेंसेस में एसएससी का 3 साल का असेसमेंट तो मिनिमम होकर ही रहेगा। लेकिन इस साल गवर्नमेंट को लगा चलो ये गलत कर दिया हमने, तो निकाल दिया। बोला नहीं 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 नहीं, जिस साल में इनकम उसकी एस्केप होगी वो साल का असेसमेंट करेंगे, जिस साल में इनकम एस्केप नहीं है वो साल का क्यों करने का जबरदस्ती? जबरदस्ती करके क्या मतलब है? अगर सपोज एसएससी ने एक ही साल में इनकम चुराया, बाकी 2 साल एकदम परफेक्टली करेक्ट है, तो काहे को करने का? टाइम वेस्ट होगा डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों का। तो पहले बार सोच के नहीं बनाते हो, तो कुछ भी बना देते हो। इतने बारीक बारीक अमेंडमेंट्स किए इसके अंदर, ठीक है? मतलब नॉर्मली अगर आप नेकेड आई से पढ़ोगे तो स्किप हो जाएंगे ये अमेंडमेंट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अमेंडमेंट भी है कोई। इतने बारीक अमेंडमेंट्स, ये पूरा फ्रेज काट दिया गवर्नमेंट ने, सेक्शन के अंदर से डिलीट मार दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। देयरफॉर अब यहां पर हम लोग रुक जाते हैं सर, ठीक है? और यहां पर रुकने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अभी तीखे सवाल, जवाब दे दो ईमानदारी से, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा भाई। यहां पर मैं एओ हूं, मुझे तो आगे बढ़ना है, एसएससी की बैंड बजाना है, ठीक है? बराबर? तो मुझे बताओ मेरे पास क्या होना चाहिए उसके लिए? मेरे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट। अरे बोलो ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुन लो, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर। और एक्सप्लेनेशन 1 में कितने सर्कमस्टेंस दिए गवर्नमेंट ने? बोलो जल्दी से रे। 5। पहला क्या है?
एसएफटी से अगर एओ को कुछ मिल जाता है तो ये माना जा सकता है इंफॉर्मेशन चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट। दूसरा, रट्टा मारना है क्लास के अंदर बैठ के। तीसरा, DDAA के अग्रीमेंट से मिल जाता है। बोलो चौथा बेटा, 135A में कुछ अगर फेसलेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है कुछ वहां से। और पांचवा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आपको क्या, आप सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन लॉ का नाम लेकर आप एओ की बैंड, एसएससी की बैंड बजा सकते हो। ठीक है, अरे हाँ या ना, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये 5 में से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। लाउडर। लेकिन सर्च के केस में, सर्वे के केस में, टीडीएस टीसीएस वाला सर्वे, अदर सर्वे, बट नॉट, बोलो ना, मैरिज और सेरेमनी वाला सर्वे नहीं। ये सब चीजों के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तुमने सर्वे कर लिया और सर्च कर लिया, बस यही काफी है। बोलिए बेटा, एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? हाँ सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। टीडीएस और टीसीएस वाले केस में डायरेक्टली नहीं हो सकता है, बराबर, और सेरेमनी वाले केस में डायरेक्टली हो सकता है, और अदर केसेस में भी हो सकता है, बराबर। हाँ, वो लिखने में मेरे से गलती हो गई, सॉरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएस वाला केस ऑटोमेटिक डीम्ड कॉन्सेप्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, ये सारे केसेस में आप क्या बाय डिफॉल्ट 3 साल का असेसमेंट करोगे? बाय डिफॉल्ट 3 साल का असेसमेंट करोगे? नहीं, और कितने साल का करने का वो बाद में देखेंगे। ठीक है, वो टाइम लिमिट लॉ में आगे है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताओ, सेक्शन 148 का नोटिस, क्या नोटिस है ये? आरओआई भरवाना है एसएससी से, भरवाना है ना आरओआई। अब अगर आरओआई आप भरवा रहे हो एसएससी से, मुझे बताओ, ये आरओआई भरवाने के पहले क्या एओ को सेक्शन 148A में इंक्वायरी भी करना जरूरी है? अरे बोलो ना बेटा, इंक्वायरी भी करना जरूरी है। तो देखो अभी प्रोसीजर कैसे चलेगा मालूम, सुनो। एओ के पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। वो कौन सा इंफॉर्मेशन? वो 5 इंफॉर्मेशन थी ना, उसमें से कुछ एक है। तो वो इंफॉर्मेशन को उसको ऑथेंटिक करना है कि सही है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। तो अभी सबसे पहले वो आपकी क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी में अगर उसका नॉट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है तो फिर वो 148 की नोटिस भेजकर आपकी बैंड बजा देगा। ठीक है, आपको बोलेगा आरओआई भरो, असेसमेंट करते हैं। तो अपन ने ये इंफॉर्मेशन देख लिया, अरे बोल दो ना भाई। अब हम लोग क्या देखते हैं कि भाई ये इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए आगे, दैट इज अगले पेज पर, यहां पर शुरू करें बेटा। ऑनलाइन वालों चलो बेटा पढ़ते हैं, पढ़ो। ये एक जरा इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रो पढ़ लेता हूं, प्रोविजन यहां से चालू होता है। ठीक है, एक इंट्रो पढ़ लेता हूं। 148A has been inserted with effect from 1st April 2021। यहां पर भी कुछ माइनर चेंज हुए, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं हुए। It provides the provision regulating the pre-assessment inquiry after providing an opportunity of being heard to the assessee before issue of notice under 148. These provisions are replicas of the Supreme Court guidelines rendered in the case of GKN Drive Shaft versus ITO 2002। पहले भी ये था, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या बना दिया? जजमेंट वजमेंट नहीं है, कानून के अंदर डाल दिया है पूरा का पूरा। द प्रोविजंस ऑफ 148A आर गिवन बिलो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, जाने दो, आप यहां से कहानी शुरू करो। प्रोविजन यहां से शुरू होता है, अगले पेज से पढ़े स्टेप बाय स्टेप बेटा। ऑनलाइन वालों बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। पहला स्टेप, ये खुद से पढ़ के भी आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये कब होगा बेटा? इसका पोजीशन क्या होगा? इधर देखो बेटा, इसकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग इंफॉर्मेशन आने के बाद और 148 नोटिस भेजने के बीच में। यस हाँ, इसकी टाइमिंग समझो, क्योंकि प्रोसीजर में अगर आपको ऑर्डर नहीं समझ में आएगा ना कि पहले क्या होने वाला है फिर क्या होने वाला है,
तो आप प्रोसीजर में घूम जाओगे कभी भी। तो पहला पॉइंट पढ़ते चलो, बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर 148, कौन सी नोटिस है ये? रिटर्न भरने वाली, पढ़ लो जरा। तो पहला पॉइंट बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 148A क्लॉज ए क्या बोलता है कि भाई नोटिस भेजने के पहले आपको क्या करना है? अरे भाई नोटिस भेजने के पहले आपको क्या करना है? इंक्वायरी करना है। ठीक है बेटा, यही बोल रहा है ना यार, और क्या? Yes, sir. ठीक है, अब कैसे करेंगे इंक्वायरी? पॉइंट नंबर 2, बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर 148 AO शैल प्रोवाइड अंडरलाइन व्हाट? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी। कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अभी पहले थी, अभी क्या है, एक साल में चेंज करते हैं लोग यार, पहले बोलते हैं फिर बोलते हैं अभी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, कैसे करेगा? लेकिन वो मैं एओ हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे ये चंदन भाई की, गुप्ता जी की इंक्वायरी करना है, कैसे करूंगा? आगे पढ़ो। फॉर दिस पर्पस अ नोटिस इज टू बी सर्व्ड अपॉन असेसी एज टू शो कॉज, अंडरलाइन शो कॉज, मतलब ये कैसी नोटिस है? शो कॉज नोटिस क्या होता है? जिसमें आपको क्या दिया जाता है? एक शो कॉज नोटिस में क्या दिया जाता है आपको? एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या लिखा गया है देखो, a notice is required to be served upon assessee to show cause as to why a notice under 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income chargeable to tax has what? Escaped assessment। तो एओ आपको नोटिस भेज रहा है और आपको पूछ रहा है, ये कौन सी नोटिस भेज रहा है एओ आपको? इधर देखो बेटा, 148 की नोटिस नहीं भेज रहा है, ये कौन सी नोटिस भेज रहा है? 148A की नोटिस भेज रहा है इंक्वायरी के लिए, बराबर। और आपको पूछ रहा है नोटिस के अंदर, शो मी अ कॉज, कि आपके अगेंस्ट हम 148 क्यों ना भेजे, बताइए। हमारे पास आपका इंफॉर्मेशन चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट है। अरे हाँ या ना? तो अब असेसी की क्या जिम्मेदारी? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है यार। इधर देखो, असेसी क्या करेगा? रिप्लाई करेगा, फिर एओ के रिप्लाई से खुश होएगा या दुखी होएगा, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नोटिस शैल ऑल्सो इंक्लूड रिजल्ट्स ऑफ द इंक्वायरी कंडक्टेड if any as per 148A, the time within which the assessee has to send his reply should be underlined specified in the notice। assessee कितने दिन में रिप्लाई करेगा? नोटिस में लिखा होगा, लेकिन ब्रैकेट पढ़ लो। ब्रैकेट का मतलब क्या है? जल्दी पढ़ो। assessee को पढ़ लो पहले पूरा। assessee को कम से कम 7 दिन देना पड़ेगा और मैक्सिमम 30 डेज। चेक करो, देखो कितना टाइम ये देगा असेसी को रिप्लाई करने के लिए, वो नोटिस में लिखा होगा, लेकिन 7 दिन से लेकर 30 डेज के बीच का टाइम होना चाहिए, ये लिखा है देखो ब्रैकेट में। बेटा दिख रहा है क्या? क्लियर है ऑनलाइन वालों? Yes, sir. अच्छा, क्या वो एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज के बियॉन्ड? Yes, sir. हो सकता है, ठीक है, केस टू केस बेसिस पर। कितने दिन एक्सटेंड हो सकता है वो लॉ में नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है। तो देखो ये इंक्वायरी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, एओ से आपको आएगा एक शो कॉज नोटिस, आपको 7 डेज से लेकर 30 डेज के बीच का टाइम दे सकता है, वो कितना देगा मुझे नहीं पता, आपको उसमें रिप्लाई करना है। ठीक है, इधर देखो ना बेटा, अब आप रिप्लाई करोगे, ठीक है, एओ आपका रिप्लाई कंसिडर करेगा। पॉइंट नंबर 3, 148A क्लॉज सी पढ़ो। बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर 148, ऑब्वियसली ये नोटिस भेजने के पहले एओ को क्या करना पड़ेगा? आपका रिप्लाई कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर के नहीं? अरे हाँ या ना? अब पूरा प्रोसीजर एक बार देख लो, यहां पर छोड़ो सब कुछ, इधर देखो, इधर मेरी तरफ बेटा, बोलू मैं एओ हूं, बोलो ना, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको शो कॉज नोटिस भेजा, 7 डेज से लेकर 30 डेज का टाइम दिया, आपका रिप्लाई आया, अब मैं आपका रिप्लाई कंसीडर करूंगा, और अब एओ क्या मैं बोल सकता हूं, फाइनल ऑर्डर पास करेगा कि भाई असेसी जेन्युइन है क्या चोर है, ताकि आगे का पिक्चर क्लियर हो, बोलो ना। तो चौथे पैराग्राफ में वही हो रहा है, चेक करो। द एओ विल डिसाइड वेदर और नॉट इट इज अ, बोलो, द एओ विल डिसाइड वेदर और नॉट इट इज अ, अरे पढ़ो ना, अरे इंग्लिश पढ़ना, इशू नोटिस, बीच के वर्ड्स खा लिया जो मेरे को सुनना है। द एओ विल डिसाइड वेदर और नॉट इट इज अ fit case to issue notice under 148 on the basis of material available on record
including reply of assessee in response to the above show cause notice. For this purpose, the order shall be passed by AO under section 148A clause D with the prior approval of specified authority. AO क्या करेगा? Specified authority का approval लेकर order pass करेगा. Such order shall be passed. Time limit देखो क्या है? Within what? अरे बोल दो भाई. 1 month from the end of the month in which the reply referred to in 148C is received by him. लेकिन अगर assessee reply नहीं करता है, wherever no such reply is furnished, order can be passed within 1 month from the end of the month in which the time or extended time allowed to furnish a reply as per section 148B expires. ठीक है, पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, फिर बात करते हैं इस पे. ट्राई नहीं करना, ठीक है, ये पढ़ लो पैराग्राफ. हाँ, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे बेटा, ऑल ऑफ यू देख रहे हो. 15 जुलाई को एओ की शो कॉज नोटिस आई और एओ ने बोला 25 जुलाई तक रिप्लाई करो. सही है टाइम लिमिट? ऑनलाइन वालों यार, चल जाएगा? चल जाएगा ना लॉ के हिसाब से ना? अरे भाई लॉ के हिसाब से है. बाकी लोग क्या कर रहे हो बे बैठ के उधर? ठीक है. हाँ, दूसरा असेसी ने भी थोड़ा प्रोएक्टिव असेसी है, उसने रिप्लाई कर दिया 22 जुलाई को. ठीक है, 22 जुलाई को रिप्लाई कर दिया. तो अब बताओ एओ अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा भाई? वेदर इट इज अ फिट केस और नॉट. प्रोविजन पढ़ो. 31st of August. ठीक है, कब तक? विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिप्लाई वॉज रिसीव्ड. बराबर? अरे हाँ या ना? तो कब तक एओ असेसी क्या करेगा? सॉरी, एओ क्या करेगा? 31 अगस्त 2022 ये लास्ट डेट है. बराबर? बोलो ना यार. अच्छा, अगर असेसी रिप्लाई नहीं करता है तो? डिड नॉट रिप्लाई, तो उस केस में एओ कब तक पास करेगा? सेम ही टाइम आएगा. चलो ठीक है, क्लियर है? अरे बोलिए. बट क्या ये दोनों टाइम लिमिट हमेशा सेम रहेंगे? सोच लो, अच्छे से पढ़ लो. क्या ये दोनों टाइम लिमिट हमेशा सेम रहेंगे? अब मैं थोड़ा डेट चेंज करता हूं. ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं. ठीक है, ये भी हटा रहा हूं. थोड़ा सा वैरायटी मिलेगी ना अपने को तो मजा आएगा. लिखूं मैं बेटा? ठीक है, सपोज एओ, बोर्ड पे देख बेटा, छोड़. एओ ने शो कॉज नोटिस सर्व किया से ऑन 25. एक सेकंड, मेरे को सोचने तो रहा डेट्स. एक सेकंड, प्रोविजन देख के, ताकि मेरे को वो वैरायटी चाहिए यार. यहां पर क्या बोला है? विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिप्लाई इज रिसीव्ड. चलो ठीक है. सपोज शो कॉज नोटिस भेजा उसने 20, चलो 15 जुलाई लेता हूं. ठीक है, 15 जुलाई 2022 और एओ ने बोला रिप्लाई करो टिल 3 अगस्त 2022 तक. ठीक है,
बहुत अच्छे से सुनना, चलेगा? चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है। अब एसएससी ने रिप्लाई किया 25 जुलाई को 2022। तो बताओ, अगर एसएससी समय पे रिप्लाई करेगा तो एओ कब तक ऑर्डर पास कर देगा भाई, वेदर इट इज अ फिट केस और नॉट? 31 अगस्त 2022, बराबर। अच्छा, अगर एसएससी रिप्लाई नहीं करता है, नहीं रिप्लाई करता है, तो बताओ उस केस में क्या होगा? लाउडर बोलो। उस केस में 30 सितंबर 2022 हो जाएगा। इज एवरीवन क्लियर? पक्का? क्योंकि क्या बोला है, अगर रिप्लाई करता है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज रिप्लाइड, बराबर। और अगर रिप्लाई नहीं करता है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टाइम एक्सपायर्स। तो यहां का 1 मंथ यहां से चालू होगा, और यहां अगर रिप्लाई नहीं करता है तो यहां का 1 मंथ इसके एंड से चालू होगा। इज एवरीवन क्लियर? ठीक है, इसका फोटो ले लो बेटा, ये जरूर लिख लेना कहीं पर प्लीज। एक सेकंड, मैं फोटो लेने को ले दे रहा हूं, रुक जाओ। इसको यहीं कहीं लिख लेना, चैप्टर एंड होएगा वहां पर कहीं अगर जगह है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो पिछले चैप्टर के पहले कहीं लिख लेना, यहां पर भी आप लिख ही सकते हो। पिछला चैप्टर क्या है, यही चैप्टर से तो शुरू हो रहा है, ठीक है। आप कहीं पर भी इसको मेंशन कर लेना, बस इतना जरूरी है ये। नहीं तो आप मतलब पढ़ के प्रोविजन अप्रिशिएट नहीं करोगे कि एग्जैक्टली ये, न तो लगेगा दोनों 1 मंथ ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। बट एक है 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिप्लाई इज रिसीव्ड, और एक है 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टाइम लिमिट एक्सपायर। बोथ कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। दोनों में 1 महीने का फर्क आ सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है। क्लियर है बेटा सबको यहां तक? तो ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इधर देखो, एक बार प्रोसीजर फटाक से बोल दो मेरे को सब लोग। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है, तो क्या करूं मैं? इंक्वायरी के लिए क्या करूं? अरे बोर्ड पे लिखा है सब कुछ सालो। शो कॉज नोटिस दो। शो कॉज नोटिस देने के बाद वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दूंगा मैं। कितने दिन का समय दूंगा? 7 से लेकर 30 डेज तक का, एक्सटेंड भी कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद एसएससी का रिप्लाई आएगा, मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा, और फिर वो मैं डिसाइड करूंगा वेदर इट इज अ फिट केस और नॉट। अगर फिट केस है तो आगे बढ़ो, अगर फिट केस नहीं है, लगता है एसएससी ने ढंग से रिप्लाई कर दिया है, सब प्रूफ दे दिया है भाई, उसने टैक्स तो सब बराबर से भरा, आपकी गलती है, तो मैटर क्लोज कर दो। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? ठीक है, तो अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। ये लास्ट है यहां पर, इस सेक्शन के अंदर ये आखिरी चीज है, ठीक है। पढ़ू, पहली लाइन पढ़ के आपको कुछ समझ में आना चाहिए यहां पर क्या लिखा है। However, the provisions of 148 shall not apply in the following case. सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ ये लाइन पढ़ के, what do you mean by this sentence भाई? इंक्वायरी करने की जरूरत लाउडर बोलो बेटा, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है ये सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। डायरेक्ट 147। अब वो सर्कमस्टेंस कौन से है, गौर से देखना। और मेरे को सब लोग अभी बेटा फटाक से ना ईमानदारी से कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना प्लीज। ये पहला वाला मेरे को बताओ, पिछले पेज पे भी था ये? मुंह खोलो मुंह। Yes, sir. ये दूसरा वाला मुझे बोलो, ये पिछले पेज पे भी था? एक्सप्लेनेशन 2 में, एक्सप्लेनेशन 2 में, एक्सप्लेनेशन 2 में, 1 में नहीं, 2 में, 2 में, जहां पे ऑटोमेटिक करो, ऑटोमेटिक डायरेक्ट था, ये भी था एक्सप्लेनेशन 2 में। लाउडर, Yes, sir. चौथा वाला एक्सप्लेनेशन 2 में, एक्सप्लेनेशन 2 में था। अंधे, नहीं sir. ये एक्सप्लेनेशन 2 में था। नहीं sir. देखो अंधो, अंधो, बाकी लोग सिर्फ एक ही के पास आगे क्या, बाकी सब अंधे नहीं था, ठीक है। अभी इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर इधर, अभी हर एक एक्सप्लेनेशन का मतलब समझो। मुझे बताओ ये एक्सप्लेनेशन क्या था? ये पहला एक्सप्लेनेशन आपको बताता है आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? ये बाहर में जाए, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो भी चलेगा,
बराबर? अरे हाँ या ना? तो मुझे बताओ, अगर ये बेसिस पर असेसमेंट करना है, ये बेसिस पर 135A की बेसिस पर असेसमेंट करना है, तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एओ के पास? इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बराबर? लेकिन उसको पूछने के लिए वापस इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले पेज पे लिखा है कि ये केस के लिए इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन आया, कोई शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अरे बराबर ना? देखो, हर एक एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंस समझो। देखो, हर एक एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंस जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक आप अप्रिशिएट ही नहीं करोगे गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है। इतना आसान नहीं है सेक्शन, बाप सेक्शन बनाया है और बाप कॉम्प्लिकेशन है इसमें। सबसे पहले बताओ, ये एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ जो 148 के अंदर पहला एक्सप्लेन, कि ये 5 में से कोई इंफॉर्मेशन एओ के पास होना चाहिए तो ये आगे बढ़ सकता है। ये एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये 4 केसेस में उसको इंफॉर्मेशन के बगैर भी आगे बढ़ सकता है। और ये एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये 4 केसेस में उसको आगे बढ़ने के लिए शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब कुछ मैं ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों को, उसी से आपको क्लैरिफिकेशन आएगा। पूछूं बेटा? आप लोग इजाजत दोगे तो? इजाजत देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? पहला सवाल, मुझे बताओ एओ को एसएफटी से कुछ मिला? किधर से मिला? एसएफटी से। पहला सवाल, क्या उसको वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास? क्या उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी? श्योर? पक्का? अच्छा, उसको फॉरेन अथॉरिटी से कुछ मिला DTAA में, क्या उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी? बोलो ना बेटा यार, करनी पड़ेगी ना? अगला सवाल गौर से सुनना, उसने सर्वे किया आपके ऑफिस में, क्या किया? सर्वे किया, क्या उसको ऑटोमेटिक पावर मिलता है? लाउडर। वो एक्सप्लेनेशन 1 में कवर नहीं होता है, बराबर? ऑटोमेटिक पावर मिल गया उसको, सर्वे सर्च वालों को। लेकिन अभी सर्च वाला छोड़ो, सिर्फ सर्वे पकड़ो, क्या सर्वे के लिए ऑटोमेटिक पावर है? अब मेरा सवाल गौर से सुनना, घाई नहीं करना, बुक में देख के आंसर करना। क्या 148A में इंक्वायरी करना जरूरी है? इंग्लिश पढ़ो। क्या सर्वे अगर कर दिया उसने, ठीक है, सर्वे कर दिया उसने, तो ये बोल सकता हूं मैं दैट आई हैव एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट? पहले इसका जवाब दो। ये बोल सकता हूं क्या मैं? ऑनलाइन वालों प्लीज, बोल सकता हूं मैं? बोल सकता हूं। दूसरा, क्या मुझे अब इंक्वायरी करना जरूरी है? चुप बैठ, नहीं करना है, इंक्वायरी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पढ़ते हो ना आप, तो यहां पर सर्च के केसेस मेंशन है, लेकिन सर्वे का केसेस मेंशन नहीं है, चेक करो। अरे इसलिए तो बोला इतनी बारीकी से देखो। आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट ऑनलाइन। ये आखिरी चीज है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे सब चिंदी है, बस ये संभाल लो, बाकी आगे कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये रूटीन चैप्टर बन जाएगा इसके बाद। बेटा प्लीज बता दो मुझे, क्या इंक्वायरी, शो कॉज नोटिस, ये सब फॉलो करना पड़ेगा सर्वे वाले केस में? कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो, यस और नो। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां जो इंक्वायरी के एक्सक्लूजन है ना, उसमें सर्च तो कवर्ड है लेकिन सर्वे कवर्ड नहीं है। आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट। अरे बोल दो ना भाई। यस सर। तो मैं बोल सकता हूं मैंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद इंक्वायरी करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मैंने सर्च किया, सर्च के बाद इंक्वायरी करना पड़ेगा? मैंने फेसलेस इंफॉर्मेशन आपसे निकलवाया, उसके बाद इंक्वायरी करना पड़ेगा? फेसलेस इंक्वायरी 135A में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी फटाक से अपनी समरी बुक में आ जाओ सब लोग, और मेरे को आप लोग ईमानदारी से अभी एक एक चीज बताओगे, ठीक है। मुझे बताओ इस केस में क्या 148 इज रिक्वायर्ड?
हाँ या ना? रिक्वायर्ड। सेकेंड केस में क्या 148A इज रिक्वायर्ड? थर्ड केस में क्या 148A इज रिक्वायर्ड? फोर्थ केस में क्या 148A इज रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड। फिफ्थ केस में क्या 148A इज रिक्वायर्ड? इज एवरीवन क्लियर? इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं बेटा मैं आपके लिए। क्लियर है? ये वाले केस में जहां पर डीम्ड एस्केप्ड असेसमेंट होता है, क्या यहां पर 148A इज रिक्वायर्ड? लाउडर। नहीं रिक्वायर्ड। डायरेक्ट असेसमेंट, डायरेक्ट 148 की नोटिस दो, बराबर, एंड डू असेसमेंट। क्लियर? क्या यहां पर 148 की नोटिस रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एक्सक्लूजन्स में नहीं है। इज एवरीवन क्लियर बेटा? क्या ये दो केसेस में 148A की नोटिस रिक्वायर्ड? सर्च वाले केसेस है नॉट रिक्वायर्ड। इज एवरीवन क्लियर बेटा? ऊपर का भी मैं दिखा देता हूं। इज एवरीवन क्लियर? प्रैक्टिकल लाइफ में देखो एओ खुद कंफ्यूज रहने वाला है इन चीजों के बारे में। उसको खुद को नहीं पता रहेगा ये सब चीज। बहुत सारे एओ को किधर क्या करना है किधर नहीं करना है। आप पकड़ लो गलती, प्रोसीडिंग्स में डेफिशिएंसी ढूंढ लो। शुरुआत में मिलेगी डेफिशिएंसी, बाद में सीख लेंगे वो लोग तो नहीं करेंगे। क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है बेटा? 2 पेज, ये 2 पेज ही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी आगे देखना टाइम पास है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। क्लियर? आई होप इट इज। अब यहां पर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, ये एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने डाला है 148B। मैं बता देता हूं, उसके बाद आप पढ़ लो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर देखो, छोड़ो सब कुछ, इधर देख चंदन, बोलो बेटा। मुझे बताओ, असेसमेंट होने के बाद ये ऑर्डर भी पास करेगा ना असेसमेंट का? 147 में पास करेगा कि नहीं करेगा असेसमेंट ऑर्डर? तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि एओ को सर्च और सर्वे वाले और एक्विजिशन वाले केसेस जो है ना, ये मतलब ये थोड़े सेंसिटिव केस होते ना यार, आया ना, जिसमें ऑटोमेटिक डीम्ड एस्केपमेंट बोल के चलते हो आप, बराबर? ठीक है, तो ये सारे केसेस में फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले एओ को कुछ अपनी हायर अथॉरिटी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एक अप्रूवल का एक सेक्शन बहुत डाल दिया है। अप्रूवल 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 हर जगह पे बहुत डाला है गवर्नमेंट ने, तो एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। एकेडमिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 22 का ये नया सेक्शन है, ये इसी साल से आया है। एंड में पूरा पूछूंगा प्रोसीजर स्टार्ट से एंड तक, बुक बंद करके, रट्टा चाक करके ही जाना है आज, कुछ भी हो जाए। और आज के आज ही आप पढ़ लेना प्लीज घर पे जाके, मेहरबानी करना मुझ पे। ठीक है, पढ़ो आगे। हाँ, अब आगे बढ़ते टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट थिंग्स नाउ, बट इजी, ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट्स भी है फाइनेंस एक्ट 2022 के। इधर देखो, ये बाद में खा रहे, इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है, तू क्या खा रहा है? कच्चा आम। साले शर्म आती है तेरे को कुछ? इधर देखो जरा बोर्ड पे, सेक्शन 147 के अंदर क्या लिखा है भाई? 147 समझना है तो 148 से 153 पढ़ लो पहले, यही लिखा है ना? ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अब अगला सवाल ये उठ रहा है बोर्ड पे, देखो कि अगर प्रीवियस ईयर 22-23 इस ईयर में मैं कोई इनकम क्या करता हूं, बोलो ना, एस्केप करता हूं, तो मेरे ऊपर 147 की तलवार कब तक लटकेगी? ठीक है, 147 की तलवार कब तक लटक सकती है मुझ पर? ये सवाल है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने उसका आंसर दिया है सेक्शन 149 में कि डिपार्टमेंट आपको जो नोटिस है, कौन सी नोटिस है? 148 की नोटिस, आरओआई भरने वाली, वो कब तक इशू
कर सकती है। मतलब कब तक आपको जिंदगी में ऐसा धक 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 होता रहेगा। एक बार वो टाइम चला गया, उसके बाद शेर की तरह घूमो, ठीक है। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता आपको। अब वो आखिरी डेट क्या है पढ़ते। शुरुआत में मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट कितने साल तक परेशान कर सकती है ये नए लॉ के अंदर? 3 और 10 साल बराबर। तो ये 2 ही टाइम लिमिट है बस, और कुछ नहीं। तो चलो देखते कब 3 साल कब 10 साल। देखिए यहां पर टाइम लिमिट है। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, क्या अमेंडमेंट्स आए वो सब वो बोल्ड और इटैलिक्स में डाल के रखा हूं मैंने, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये नॉर्मल केस पढ़ लेते। ऊपर से पढ़ता हूं मैं। द प्रोविजन पर्टेनिंग टू टाइम लिमिट फॉर अंडरलाइन इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 149 हैज बीन नोटिफाइड, हैज बीन मॉडिफाइड। द मॉडिफाइड प्रोविजंस आर गिवन बिलो। जरा पढ़ना। नॉर्मल केसेस वाला आंसर पहले डिटरमाइन करेंगे, फिर स्पेशल केसेस वाला देखेंगे। Notice can be issued within 3 years from the end of the relevant assessment year. Notice beyond the period of 3 years can be issued only in a few specific cases given below. ठीक है, ये 2 लाइन पढ़ो जरा जल्दी से सब लोग, और मेरे इस सवाल का जवाब तो जल्दी से बोर्ड पे, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? अगर इस साल मैं कोई इनकम चुराता हूं, व्हाट इज द लास्ट डेट बाय विच मेरे को धक धक होनी चाहिए कि भाई ये डेट चले गई, अब तो किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। मैं मान लो मैं नॉर्मल केस में आता हूं, मैं स्पेशल केस में नहीं आता हूं, बताइए। 31 मार्च 2027 करेक्ट। कैसे आया? प्रीवियस ईयर के एंड से नहीं देखना है। कहां से देखना है आपको? असेसमेंट ईयर के एंड से देखना है, 3 साल। तो ये प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है, या असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया, इसके एंड से 3 साल तक, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर ऑनलाइन वालों? ठीक है, तो अब सवाल पूछ रहा हूं बोर्ड पे, जरा सवाल जवाब बराबर से देना। इसी प्रोविजन से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर 22-23 है, ठीक है। मैंने कोई इनकम एस्केप की, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया? 29 मार्च 2027 को पोस्ट ऑफिस से जो नोटिस है वो सेंड करवा दी, ठीक है। और मुझे वो नोटिस मिली है ऑन 3 अप्रैल 2027। आई रिसीव द नोटिस। मैं हूं असेसी मिस्टर ए। क्या मैं ये कह सकता हूं ये नोटिस लेट है या ये नोटिस समय पर है? लेट है कि समय पे? कैसे लेट है ओमकार? एक सेकंड, ओमकार लेट कैसे बेटा? अरे 148 में वर्ड 100 का मतलब ये लिखा है, 148 में टाइम लिमिट नहीं लिखा है कब कितने साल तक नोटिस भेज सकते हो आप। टाइम लिमिट 149 में लिखा है। 100 का मतलब क्या होता है पता है? कि असेसी को नोटिस दे देना, बस ये वो मतलब है उसका। वहां पर 148 डज नॉट टॉक अबाउट टाइम लिमिट। टाइम लिमिट इज गिवन इन 149। 149 बताता है कितने साल तक आप नोटिस भेज सकते हो, कितना लंबा आप नोटिस भेज सकते हो। 148 अपने को टाइम लिमिट नहीं बताता है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइम लिमिट नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि नोटिस देना जरूरी है, ये बोलना चाह रहा है वो सेक्शन। नोटिस सर्व करना जरूरी है, ये बोलना चाह रहा है वो सेक्शन। एक सेकंड रुक जा, मेरे को एक जन के साथ तो मेरा डिस्कशन खत्म करने दे, फिर आता हूं मैं। हाँ ओमकार, सेक्शन में क्या लिखा है चेक करो। एग्जाम क्वेश्चन है ये, पहले भी था ये प्रोविजन, अभी भी है, सबर कर। टाइम लिमिट टू व्हाट? जल्दी बोलो। इशू। 3 साल के अंदर नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए। यहां पर भी देखो सेक्शन के अंदर भी लिखा है, नो नोटिस कैन बी इशूड, नोटिस कैन बी इशूड विद इन 3 years। भले उसको सर्व लेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सेक्शन आपको टाइम बताता है। सेक्शन की हेडिंग पढ़ो, टाइम लिमिट फॉर नोटिस। कौन सा नोटिस? वही नोटिस जो आप वहां पर देते थे, लेकिन उसका टाइम लिमिट यहां लिखा गया है, वहां नहीं लिखा गया। वहां टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ओमकार, आई होप इट इज क्लियर। तो बेटा 3 साल के अंदर नोटिस क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बोलिए। इश्यू हो जाना चाहिए। बाकी भले एसएससी को 3 साल के बाद मिले। अरे आर यू क्लियर? बोलिए बेटा प्लीज। तो देयरफॉर दिस नोटिस इज व्हाट? ऑन टाइम। टाइम पर है ये नोटिस, एब्सोल्युटली। बराबर। उधर नोटिस का रेलेवेंस ये है, वो सेक्शन का ऑब्जेक्टिव समझ।
वो सेक्शन का ऑब्जेक्टिव तुझे टाइम लिमिट बताना नहीं है, वो सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है तुझे प्रोसीजर बताना कि भाई अगर 147 का असेसमेंट करना है तो एसएससी को एक नोटिस देना जरूरी है। ये बोल रहा है वो तो वो सेक्शन तो ये भी नहीं बताता है कि नोटिस देने के बाद एसएससी को कितने दिन के अंदर टाइम रिटर्न भरना है, वो भी नहीं बताता है वो सेक्शन। वो भी नोटिस के अंदर ही लिखा रहेगा भाई वो 15 दिन में रिटर्न भरेगा कि 20 दिन में भरेगा कि 1 महीने में भरेगा। ठीक है, अब सुनो जरा, ये तो नॉर्मल केस हो गए। अब स्पेशल केस में गवर्नमेंट कितने साल तक असेसमेंट आपकी खोल सकती है? 10 साल तक नोटिस आ सकती है आपको, 10 साल तक धक 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 धक। ठीक है, अब सुनो वो स्पेशल केस क्या है, उसमें अमेंडमेंट आया, पढ़ रहा हूं मैं। नोटिस कैन बी इशूड, बोर्ड पे देखना बेटा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बियॉन्ड 3 years बट नॉट बियॉन्ड व्हाट, अरे बोलो ना, नॉट बियॉन्ड 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट EY वेयर द AO हैज इन हिज what possession evidence which reveals that income escaping assessment represented in the form of what, जल्दी बोलो बेटा, asset। अब ये नीचे वाला पॉइंट फिलहाल मत पढ़ो, ठीक है, मैं वापस से पूरा सेक्शन पढ़ रहा हूं, नीचे वाला पॉइंट नहीं पढ़ना, ये वाला पॉइंट अभी फिलहाल मत पढ़ो, ठीक है, मैं इसको काट नहीं रहा हूं बट मैं बस आपको बोल रहा हूं कि इसको इग्नोर करो। मैं पढ़ रहा हूं अभी, नोटिस कैन बी इशूड बियॉन्ड 3 years बट नॉट बियॉन्ड 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट EY वेयर द AO हैज इन हिज पोजीशन व्हिच रिवील्स दैट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ असेट। अब नीचे आ रहा हूं मैं, अब नीचे आ रहा हूं, देखो इधर इधर बोर्ड पे देखो, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट टू और लाइकली टू अमाउंट टू रुपीस 50 lakhs और मोर पर असेसमेंट ईयर। अब इसका मतलब क्या है, इधर देखो, छोड़ो, आप अपने सामने अपनी बुक ओपन रख सकते हो, चलेगा, पहले पूरे सेंटेंस का मतलब समझिए। ये प्रीवियस है 22-23 है, जो असेसमेंट ईयर 23-24 होगा। अब अगर एओ चाहे तो आपको 31 मार्च 2034 तक भी क्या भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है। कौन से साल के लिए, ये साल के लिए, बराबर। अब उसका 3 साल कब खत्म होता है, 31 मार्च 2027, ठीक है, तो यहां तक उसका क्या आ जाएगा, नॉर्मल केस। लेकिन अगर 31 मार्च 2027 के बाद भेजना है और 31 मार्च 2034 तक भेजना है तो ये क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, स्पेशल केस में आ जाएगा, बराबर। बियॉन्ड 3 years बट अप टू 10 years, इज एवरीवन क्लियर? तो अब यहां पर वो कब भेज सकता है मालूम, जब एओ के पास पोजेशन में कुछ एविडेंस है, इसके बाद अगर भेजना है उसको तो, कि भाई इस असेसी ने जो इनकम एस्केप की है ना वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, ठीक है, 50 लाख या उससे ज्यादा का केस होना चाहिए, क्लियर। अब मुझे बताओ, जो भी इनकम आपने आज से 5 साल 8 साल पहले एस्केप की है वो किसी ना किसी असेट के फॉर्म में होगा ना आपके पास आज। ऑनलाइन वालों, तो वो एस्केप्ड इनकम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जल्दी बोलो बेटा, असेट। वो असेट के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, किसी ना किसी असेट के। मिसाल के तौर पर मैंने 22-23 में एक इनकम कमाई थी, उससे मैंने एक जमीन खरीद ली, अरे यार तो असेट हुआ कि नहीं हुआ वो। 22-23 में मैंने कुछ इनकम कमाई थी, डिस्क्लोज नहीं की, कुछ 70 लाख रुपए की इनकम कमाई थी, डिस्क्लोज नहीं की, उससे मैंने शेयर्स खरीद लिया। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एन असेट। आपके पास कोई ना कोई असेट के फॉर्म में होना चाहिए वो, तो चेक करो वो असेट के फॉर्म में क्या है। असेट का भी डेफिनेशन नीचे गवर्नमेंट ने डाला है, चेक करो ये ब्रैकेट के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन, बराबर से देखो रे एक एक चीज, बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मार्क कर लो इसको, ये पहले भी था और अभी नए लॉ में भी है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन असेट शैल इंक्लूड, बोलो जोर से, असेट में क्या क्या है। अरे भाई तुम्हारी चुराई हुई इनकम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन असेट, और असेट को गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, क्या क्या आ रहा है असेट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, और लोन्स एंड एडवांसेस, और डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। रट्टा मारो उसको, रट्टा मारो। ठीक है, अब आगे नहीं पढ़ना। अब मेरा आपसे एक सवाल है,
ठीक है, इस सवाल का जवाब देना। सपोज मैंने इस ईयर में, बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, जितना पढ़ा उतना हिसाब से आंसर दो। सपोज इस ईयर में मैंने कुछ 70 लाख रुपए की इनकम एस्केप की थी। कितने की? अरे बोलो रे बाबा, 70 लाख। और एओ को पता चलता है 2028-29 में। ठीक है, कब पता चलता है? 3 साल के बाद। एओ मुझसे पूछता है कि भाई ये पैसे का आपने क्या किया, ये पैसे का आपने क्या किया? तो मैंने क्या बोला, ये पैसा मैंने, मेरे भाई की शादी थी, क्या थी, मुंह खोलो, भाई की शादी, उसमें खर्चा कर दिया। क्या कर दिया? उसको मैंने भाई की शादी में खर्चा कर दिया। तो देखो एओ के पास उसके पोजीशन में एविडेंस तो है, इधर देखो मेरी तरफ, उसके पोजीशन में एविडेंस तो है कि मैंने 50 लाख या उससे ज्यादा की इनकम चुराई, बराबर। लेकिन क्या वो इनकम क्या मेरे असेट के फॉर्म में है? असेट मतलब क्या? अरे भाई जो मेरे नहीं, जो लिखा है वो बोल। क्या है असेट मतलब? क्या वो लैंड के फॉर्म में है मेरे पास? क्या बिल्डिंग के फॉर्म में है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के फॉर्म में है? डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट के फॉर्म में है? नहीं है। क्या कर दिया मैंने उस पैसे का? उड़ा डाला। अरे बोलो ना बेटा। तो 147 ना 3 साल के बियॉन्ड नहीं खुलता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जो एस्केप्ड इनकम है इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बोलिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? असेट। इसलिए फाइनेंस एक्ट 2022 ने सेकंड पॉइंट डाला, चेक करो। एक्सपेंडिचर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इन रिलेशन टू एन इवेंट और ओकेशन और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे बेटा कुछ समझ में आया आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? तो मुझे बताओ, क्या अब अगर आपने कोई इनकम आज से 8 साल पहले चुराई थी 1 करोड़ रुपए की, और आप बोलते हो कि वो पैसा मैंने खर्चा कर दिया, तो क्या उस केस में भी 3 साल के बियॉन्ड आपका असेसमेंट खुलेगा? बोल दो ना प्लीज, प्लीज। खुल जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा, अभी एओ को सपोज ना, सुनो इधर देखो, ये फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट है, इसलिए यहां पर देखो मैंने बोल्ड करके इटैलिक किया और ब्रैकेट में लिखा भी हूं, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब मेरा सवाल सुनो, इधर देखो सब लोग। प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है, ठीक है। अब ना मेरे को ना 15 मार्च 2030 एओ को लग रहा है कि भाई ये ईयर में तूने कुछ क्या किया है, इनकम एस्केप किया है, और वो 70 लाख रुपए की इनकम एस्केप किया है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडिचर। नोटिस भेज सकता है? अरे मुंह खोलो ना, भेज सकता है नोटिस? भेज सकता है। तो एओ को अभी क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए उसको एक क्या भेजना पड़ेगा आपको? नोटिस, बराबर। वो इंक्वायरी वो सब चीज वो करनी पड़ेगी, जो प्रोसीजर अपन ने पढ़ा। अब एओ को लग रहा है 23-24 में भी एसएससी ने कुछ इनकम एस्केप किया है। ये साल में भी 80 लाख रुपए की इनकम एस्केप किया, और उससे कोई लैंड वैंड खरीदा है गांव में जाके। नोटिस भेज सकता है? अरे बोल दो भाई, ऑनलाइन वालों, नोटिस भेज सकता है? भेज सकता है। बोलना ये चाह रहा हूं, नीचे का पैराग्राफ पढ़ लो। आपको जिस जिस साल में लग रहा है कि भाई 3rd ईयर के बाद, 3rd ईयर से लेकर 10th ईयर, आपको जिस ईयर में भी लग रहा है कि उसकी इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा होती है, उसके लिए आप सेपरेट नोटिस भेजो। नीचे चेक करो, वो लिखा है। आप एक नोटिस भेज के हर साल के लिए परेशान नहीं कर सकते हो, ठीक है। चेक करो नीचे, आपके पास एविडेंस होना चाहिए हर एक साल के लिए। 3 साल के बियॉन्ड 10 साल तक आप नोटिस भेज सकते हो, जिस जिस ईयर के लिए आपके पास एविडेंस है। क्लियर है? अरे बोलिए बेटा ऑनलाइन वालों। ठीक है, तो एक बार जरा टाइम लिमिट पे मेरे को बात करना है, फिर से आप लोगों से कंफर्मेशन लेना है बस, और कुछ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट है, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट बोल सकते हो। बोर्ड पे देखो, प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मुझे नोटिस कब तक भेज सकता है डिपार्टमेंट? नॉर्मल केस, 50 लाख से कम वाला केस है तो
31 मार्च 2027 तक भेज सकता है इफ द एस्केप्ड इनकम इज व्हाट लेस देन 50 लाख, बराबर। बट अगर ये 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कितने से 50 लाख से उससे ज्यादा हो जाती है एस्केप्ड इनकम, और दैट एस्केप्ड इनकम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बोलिए, असेट्स और एक्सपेंडिचर, या आपने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री वेंट्री मार के रखी है उस पर, ठीक है, कुछ भी एंट्री मार सकते हो। एंट्री क्या हो सकती है मालूम आपकी, सुनो ना आप, नहीं 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 सुन, आपने कुछ 80 लाख रुपए का फेक एक्सपेंस क्लेम किया है, मुझे बताओ क्या ये भी एस्केप्ड इनकम है? बोलिए ना बेटा, ये भी एस्केप्ड इनकम है। ये 3 साल के बाद पता चला ऑफिसर को, तो पहले खोल नहीं पाता था। असद जी क्या बोलता था कि एस्केप्ड इनकम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, असेट के फॉर्म में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री में फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? तो लिख दिया भाई, अब लिख दिया फंड फॉर 2022 से। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर बेटा?